नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज और स्त्री काल, जो बहुत समय से ही स्त्री समानता और जो समानता के मूल्यों के लिए बहुत सालों से ही प्रतिबद्ध है, उसके मंच पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिल रहे हैं और इसका शुभकामनाएं हम अधिक बेहतर ढंग से दे रहे हैं जैसी दी जानी चाहिए, तो मैं किसी औपचारिकता में नहीं पढ़ूंगी। मैं स्वागत करती हूँ अपने सारे पैनलिस्ट का। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्युष प्रशांत जी नमस्कार। ताराशंकर जी नमस्कार। संदीप नील जी बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु जी नमस्ते। विवेक शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों से मेरी कभी तमन्ना थी ये कि मैं किसी एक ऐसे प्रोग्राम की मॉडरेटर होंगी जहां हम पुरुषों से बातें करेंगे और हम किसी पे बात ना करके हम उस कोण से बात करेंगे, उस धरातल, उस प्लेटफॉर्म में खड़े होके। विवेक जी, थोड़े टाइम म्यूट किया जा सकता है बाकी माइक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी बहुत समय से ऐसी तमन्ना थी और ये 8 मार्च 2022 को ये सफल हो पा रही है और यहाँ तक आने की मुझे बहुत खुशी है कि हम कम से कम यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि हमने अचानक से प्रोग्राम किया और बहुत कम उम्मीद थी कि पुरुष इसके लिए राजी होंगे, पर बहुत बड़ी संख्या में पुरुष राजी हुए। और मैंने कोई सीनियर जूनियर का कोई चक्कर नहीं है, एकदम कंफर्टेबली हम प्रोग्राम अपना शुरू कर सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। तो ऐसे समय की एक आकांक्षा के साथ हम प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं, जहां कोई अवसर देने के लिए, किसी को कोई स्पेस देने के लिए पद, जेंडर, वर्ण, धर्म, किसी भी चीज की पहचान को जरिया नहीं बनाया जाएगा। कभी शायद ऐसा समाज भी होगा जो मैं 1-2 घंटे इस मंच में बैठ के फील करने वाली हूँ। इस आकांक्षा के साथ हम कार्यक्रम में बहुत ब्रीफ में अपने सभी पैनलिस्ट का परिचय दूंगी। इनमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब इन्हें, मुझसे ज्यादा आप इन्हें जानते होंगे, पर फिर भी बहुत ही ब्रीफ में मैं इनके परिचय की जानकारी दूंगी। परिचय कैसे? परिचय तो इस समय मेरे दिमाग में जो कौंध रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि विवेक सिन्हा जी 2 बच्चों के पिता हैं। और टाइम कैसे सेट होगा बुलाने का, मतलब कितनी खुशी की बात है कि टाइम कैसे समय तय हो रहा है बुलाने का, कि अभी विवेक सिन्हा जी के बच्चे जो हैं जगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद बुलाना। तो हम तो सोचते हैं देश भी ऐसे चलना चाहिए जहां टाइमिंग इस हिसाब से देखी जाए। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही है आज, जिस बात की मुझे हमेशा शिकायत रही कि लड़कियों के होने के बाद कभी कोई मंच नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो कितना अच्छा है, सरकारी आदत ही नहीं है जूनियर सीनियर देखने की, कुछ करने की, और ऐसे सुविधा से मजे से प्रोग्राम चला सकते हैं। तो वो संस्कार भी उस तरीके से हमारे बंधे हुए नहीं है। तो और भी अच्छा है शायद कि वो ट्रेनिंग होने से हमारी रुक गई। मैं बहुत ब्रीफ में आपका परिचय करा रही हूँ। संजीव चंदन जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। हमारे अगले पैनलिस्ट संजीव चंदन जी भी हैं, वो हॉस्पिटल के रास्ते में कहीं पहुंचेंगे, गाड़ी रोक के तो जुड़ेंगे। ताराशंकर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका रिसर्च है क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड जेंडर इश्यूज पे, और स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के स्तर पे, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ ही जेंडर सेंसिटाइजेशन पे लगातार एक्टिव काम भी करते रहते हैं। अजय कुमार जी निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी में बतौर कंट्री हेड कार्यरत हैं। अरुण कुमार जी शिक्षक हैं, स्त्रीकाल के संपादकीय समूह में हैं और लगातार इतने सारे लाइव और हर कार्यक्रम में इनकी शिरकत दिखती रहती है। अंबेडकरवादी लेखन इन्होंने विविध विधाओं में किया है, आलोचना, कविता, कहानी, हर क्षेत्र में इनकी दखल है। प्रत्युष प्रशांत जी स्वतंत्र पत्रकार हैं और इन्होंने मीडिया और जेंडर विषय पर जेएनयू से पीएचडी की है और महिला संबंधी विषयों पर लगातार इनका लेखन होता रहता है। अभिमन्यु जी CNN न्यूज में, न्यूज 18 चैनल में बतौर
बतौर प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। संदीप मील जी को मैं वैसे फेसबुक और इनकी कहानियों के माध्यम से तो जानते ही हूँ बहुत अच्छे से। बहुत सारे जन आंदोलनों में भी ये सक्रिय रहते हैं और जनवादी लेखक संघ राजस्थान के सचिव हैं। 2 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हैं और वैचारिक किताबें भी प्रकाशित हैं। इनके साथ फेसबुक पोस्ट में कई बार हाशिए के विमर्श को लेके एक आध बार विमर्श भी मेरे हुए हैं, शायद उन्हें याद हो तो। और दलित स्त्रीवाद पे ही इनकी पीएचडी है और इन दिनों पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पे कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं संचालन में बहुत ही कम टाइम लेना चाहती हूँ। तो एक बार मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरी आपसे मेरी जो अपेक्षाएं है ना, वो भी मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जेंडर के विषयों के साथ मुझसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये समझ आने में भी 4-5 साल पहले ही मुझे पता चला कि जेंडर समानता सिर्फ संविधान पे है और कहीं दिखा नहीं। मुझे तो ये एहसास और इसकी पढ़ाई मैंने बहुत लेट शुरू की है। तो वो आप मैं जो चाहती हूँ वो भी आपको ज्यादा अच्छे से पता है, उसको फॉर्मुलेट करने की भाषा भी आप सबके पास मुझसे बेहतर है। फिर भी विषय प्रवर्तन के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके निजी अनुभवों से, जो जाहिर सी बात है कि वो स्पेसिफिक होंगे, उन अनुभवों के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि पुरुष होने के नाते जाने अनजाने आपको कौन सी प्रिविलेज ऐसी मिली है जब आपको लगा है कि यहाँ तक पहुंचना आपके लिए काफी आसान था, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ, बच्चों की भाषा में, तो कि आप सांप सीढ़ी का कुछ ऐसा गेम खेल रहे थे जहां तय था कि अगर एक स्त्री खेल रही है या एक तथाकथित निम्न वर्ण का कोई सदस्य खेल रहा है तो उसको जितने सांप काटते हैं, आपके केस में वो सीढ़ियां आती चली जाती हैं मजे से, और लगता है कि हम गेम जो मतलब एक तरफा गेम होता है। उस तरीके की चीजों में कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वो प्रिविलेज मिली, और जो आपकी पूरी उपलब्धियों की यात्रा है, पुरुष होने ने या सवर्ण होने ने आपकी वर्ण की जो एक भूमिका है, उस भूमिका ने कितना आपको उसमें सपोर्ट किया। और आप लोग चाहें तो एक ही बात एक साथ बता सकते हैं, वरना एक राउंड में हम प्रिविलेज और विशेषाधिकार की बात करेंगे। दूसरा राउंड हमारा ये होगा कि पुरुष होने के नाते आपको क्या नुकसान झेलने पड़े, जब कई बार ये कसक मन में रह जाती होगी कि काश एक समानता मूलक समाज होता तो हम ऐसे जी पाते। उस तरीके से, जैसे आज से कुछ साल पहले तो सारे रंग मना थे पुरुषों के लिए, या एक खास तरह का जेंडर रोल जो काफी बोरिंग लाइफ होती होगी शायद, तो ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं बाहर से, पर हमारे लिए वो अनुमान का विषय है। तो मैं दो राउंड में आपसे बात करना चाहूंगी, पर वक्ता पे निर्भर करता है कि अगर वो चाहें कि वो दोनों एक साथ बोलना चाहते हैं तो जैसा आप चाहें। तो क्या हम ताराशंकर जी आपसे शुरू करें? मैं प्रश्न रिपीट नहीं करूंगी ताकि टाइम बचेगा। मैं सिर्फ नाम लेती जी 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 नमस्कार आप सबको। दरअसल इतने प्रिविलेज है कि गिनाना मुश्किल है, मेल होने के नाते जो मिले हैं। उनमें से कुछ का स्वभाव ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चलता था और बहुत समय तक लगता रहा कि यही नॉर्मल है और यही होता आया और ये सही भी है। ये चीज़ अनलर्न करने में बड़ा टाइम लगा। मैं ये कहूँ कि मास्टर्स तक अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से मैं बड़ा जेंडर सेंसिटिव तो नहीं था। मास्टर्स के बाद जब मेरी पढ़ाई थोड़ा जेंडर की तरफ जाने लगी, तो फिर लगा कि ऐसा बहुत कुछ है जो मेल होने की वजह से मुझे फ़ायदा मिला और मैं जो नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी मुझे मिल रहा है। प्रिविलेज ऐसा ही है, ज़्यादातर प्रिविलेज इनविजिबल टाइप से हैं, अदृश्य हैं, जो बिना कहे हमको मिलते हैं और समय लग गया ये रियलाइज़ करने में कि हम पर्सनली किसी का नुकसान ना भी करें एक मर्द के रूप में, लेकिन वो जो प्रिविलेज हमें सैकड़ों मिले हुए हैं, उन पर अभी आता हूँ, उनकी वजह से हमारे आस-पास रहने वाली स्त्रियों का या फिर पूरे समाज में स्त्रियों के बहुत सारे हक हमारी वजह से छीनते हैं। 1-2 एग्ज़ाम्पल दे कर के मैं बात शुरू करूँगा, बहुत सारे हैं उसमें। जैसे मैं अपनी बात करूँ, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बैकग्राउंड आर्थिक तौर पे बहुत खराब था, तब भी उस स्थिति में मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। ये फ़ैसला लेना ही, अगर मेरी जगह शायद मेरी बहन होती,
तो 9वीं क्लास में घर से बाहर 25 किलोमीटर दूर किसी शहर में अकेले रहने के लिए भेजना, कमरे का किराया लेकर के वो खुद पढ़े। महिला होने की वजह से मेरी बहन होती तो उसको वहीं नहीं भेजा जाता, ठीक? अब वहाँ से जर्नी जैसे-तैसे कवर करके मैं पीएचडी तक आया और मेरी बहन के लिए एक सीलिंग लग गई होती, अगर मेरी बहन होती उस स्थिति में और या उस गरीबी की हालत में, तो बहन को वहीं पढ़ाया जाना रोक दिया गया होता या शायद 1-2 साल और पढ़ती, वहाँ पढ़ाई रोक दी जाती। छोटी-मोटी प्रिविलेज जो होती हैं, जो मुझे बहुत बड़ा प्रिविलेज लगता है मेल होने का, जो मुझे अब पता चलता है कि महिला होने के नाते आपको अपनी जो मोबिलिटी है, यानी बाहर निकलना, आना-जाना जिसे कहते हैं, वो प्रायोरिटाइज़ नहीं करना पड़ता। उसकी प्राथमिकता आपको तय नहीं करनी पड़ती, उसके लिए बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता। मेल होने पर ये चीज़ सोचता नहीं है इंसान। अगर आप महिला हैं तो बहुत कुछ सोचती हैं कि 6 बजे से पहले घर आ जाना है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय, एडमिशन करते समय ये बात मुझे फ़ील हुई कि तमाम लड़कियाँ बेस्ट कॉलेज इसलिए नहीं ले पाती हैं, क्योंकि घर से बहुत दूर ट्रैवल हो जाएगा। ये जो ट्रैवल तय करने का जो प्रायोरिटाइज़ करना होता है, ये मेल दूर तक चला जा सकता है, लड़कियाँ नहीं। फिर मैं एक रिसर्च कर रहा था, उसमें पता चला कि 5वीं तक तो पढ़ाई चलो गाँव में हो गई, पाठशाला में आपकी हो गई। लेकिन अगर 2-4 किलोमीटर दूर भी जूनियर हाई स्कूल है या फिर उससे ज़्यादा की स्टडीज़, तो आधी लड़कियों का ड्रॉप आउट इन वजहों से हो जाता है कि ज़्यादा दूर है। सो ये मेल होने के इतने प्रिविलेज हैं, मतलब रोज़मर्रा की लाइफ़ से निकाल के देखा जाए तो, और ये हिंड्रेंस बनते हैं महिलाओं को। यानी कि पुरुषों को लगता है, तमाम पुरुषों को लगता है कि हम अपनी मेरिट पर आए हैं। लेकिन वो जो मेरिट आपने हासिल की, जिसे अनुभव कहते हैं, आपने अटेन की जो क्वालिटी, वो आपके मेल होने की वजह से सहूलियतें इतनी बढ़ गई, उसी को तो प्रिविलेज कहते हैं। इतनी सहूलियतें मिली हैं कि आपका जो मोरल बूस्टिंग जिसे कहते हैं, आपको चढ़ाने वाले लोग, आपको डिप्रेस नहीं होने देने वाले लोग, वो जो धागा है पैट्रियार्की का, वो ऐसा बुना गया है कि आप कितनी भी खराब स्थिति में रहें, तो महिलाओं के कंपैरिजन में आपके आगे बढ़ने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जगहों पर पुरुष दिखते हैं और तब जब वो बात करते हैं कि हम अपनी मेरिट पर आए हैं यहाँ तक, तब थोड़ी-सी झुँझलाहट मुझे होती है कि कम से कम रिकॉग्नाइज़ तो कर लो कि आपको इतने प्रिविलेज मिले हैं, वो अगर हटा दिए जाएँ, तब जाके कहीं लेवल पे प्लेइंग फील्ड की तरफ हम बढ़ेंगे और तब भी बढ़ेंगे नहीं। ये तो सिर्फ़ प्रिविलेज की बात है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन अपनी जगह हैं। सिर्फ़ अकेले प्रिविलेज निकाल दिया जाए तो खत्म हो जाएँगे। तो ये 1-2 एग्ज़ाम्पल थे, अभी डिस्कशन और आगे चलेगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं अपनी लाइफ़ जी, में। जी। जी। और हाँ, अपनी अपनी लाइफ़ से भी कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल भी आप लोग सुनाते चलिएगा। मैं अगला किसको बोलूँ? जी, प्रशांत जी आपसे ही कहते हैं। जी। हेलो। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। हाँ, तो मैं तारा जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि मेल हो जाना ही अपने आप में एक प्रिविलेज की बात है। जी, मेरे फैमिली का स्ट्रक्चर कुछ अलग था। जी, इकोनॉमिक रूप से बहुत अधिक तंगी तो नहीं थी, तो और मेरे घर में लड़कियों की संख्या कम है, तो जी, वो प्रिविलेज पढ़ाई लिखाई के तौर पे ऐसा कुछ हम लोग क्या नहीं था, और ये कभी सोचा नहीं गया कि जैसे सिस्टर को एमबीए पढ़ना था तो एक बार में सोच लिया कि हाँ कहाँ जाना चाहती हो, हाँ उसको एडमिशन करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसपास में जो चीजें हम लोग को सुनने को मिल रही थी वो पहली बार परेशान कर रही थी कि सोसाइटी के लोग कह रहे थे कि बहन को इतना पैसा देके क्यों पढ़ा रहे हो, तुम शादी कर दोगे उसकी। हुँ, तो वो एक हंटिंग पॉइंट था, और उस समय से फिर मेरा एक सोचना इस दिशा में शुरू हुआ कि किस तरीके से चीज़ों को लोग सोचते हैं और इनइक्वलिटी कैसे पूरे आसपास फैला हुआ है। वो पहला मौका था, बचपन का एक एक्सपीरियंस ये है कि हुँ, बहुत छोटा था उस समय, चौथी पांचवी में पढ़ता होऊंगा, तो जनरली जो आसपास की मेरी महिला मित्र थी उनके साथ जो बचपन के खेल होते हैं वही मैं खेलता था। उनके जब पीरियड्स वगैरह शुरू हुए थे तो वो मेरे साथ खेलना बंद कर दी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये मेरे साथ खेलना इन लोगों ने क्यों छोड़ दिया। तो मैं जो है घर में कॉमिक्स पढ़ने लगा, वीडियो गेम्स वगैरह खेलने लगा, साइकिल वगैरह बहुत था। तो मुझे घर के लोगों ने कहा कि इसका फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया है, इसको पृथ्वी भाई के साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया फील्ड में जाके। और मुझे उस समय बताया गया कि ये पुरुषों का खेल है, ये लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। तो पता चला कि स्पोर्ट्स में भी एक प्रिविलेज होता है,
तो इस तरीके से कई सारी चीजें धीरे धीरे फॉर्मुलेट हुई, और एमए में जाके जब मैं वर्धा पहुंचा मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए, और पहली बार वहां पे स्त्री विमान अध्ययन का एक कोर्स मैंने देखा, तब मैंने सारी चीजों को रियलाइज करना शुरू हुआ कि बचपन में मेरे साथ जो हो रहा था और क्या चीज मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो चीजें घट रही हैं वहां किस तरह से चीजें हो रही हैं, वो वर्धा पे आके मेरी थोड़ी समझदारी बननी शुरू हुई। जब हम लोग खाली समय में स्त्री अध्ययन के क्लास में बैठने लगे तो समझदारी तो उस समय बनी, और उस समय हम लोग कभी कभी ये सोचते थे कि हम लोगों ने अब तक के अपने जीवन में ऐसा कुछ क्या किया है जो उसके हक को मार के किया है। तो कई सारी चीजें सामने आनी शुरू हुई कि एनसीसी में सिलेक्शन में हमको अधिक वरीयता मिल गई, बहन करना चाहती थी उसको नहीं मिला, खेल कूद में भी वही था, बहुत सारी चीजों का प्रिविलेज का मैंने फिर उस समय एहसास किया। और उस समय मुझे लगा कि हम जेंडर सेंसिटिव बने, ये काम स्कूल का था, स्कूल कॉलेजों का था, लेकिन 9th-10th के लेवल तक या फिर ग्रेजुएशन होने तक स्कूल के स्ट्रक्चर में या कॉलेज के स्ट्रक्चर में ये चीज बताई ही नहीं गई कि जेंडर सेंसिटिव चीज होती क्या है, आप कैसे जेंडर संवेदनशील बनेंगे। तो वो एक सबसे बड़ा सेटबैक लगा उस समय कि मुझे कितनी चीजें जाननी है। और जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता गया, मेरा रुझान भी फिर हुआ कि मुझे स्त्री विमर्श पढ़ना चाहिए। फिर मैंने एमफिल भी किया और पीएचडी भी किया। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कितनी विफल रही हैं। तो सरकारी स्तर पे जेंडर बजट चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन संस्थाएं उस स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, उसको बनाती ही जा रही हैं, उसको इनबिल्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये है, और बाकी अनुभव मैं फिर अगले राउंड में बताना कोशिश करूंगा। जी संदीप जी, आपसे पूछा जाए। जी जरूर। नमस्कार। ये जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है, इसमें पुरुष का एक पुरुष होना उसके लिए पूरी एक सामाजिक स्थिति निर्मित करता है, और बचपन से ही एक इंसान का ऐसा मनोविज्ञान विकसित कर दिया जाता है कि वो अपने पुरुष होने की ताकत से ही दुनिया को देखता है। उसी नजरिए से वो अपनी शिक्षा को देखेगा, अपने घर को देखेगा, अपने घर से बाहर के लोक स्थलों को देखेगा, और इसी तरीके से वो अपने भविष्य के सपने बुनेगा। तो हाँ, उसमें ये जरूर है कि इस पूरी व्यवस्था में जो पुरुष है वो सारा पुरुष के अंदर भी इतने डायमेंशन है, इतने उतार चढ़ाव है कि वो एक तो जाति व्यवस्था के आधार पर बहुत उसमें पदानुक्रम है, बहुत सी श्रेणियां हैं, और साथ में उसमें अपनी एक इंसान की, जैसे जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं अपने उदाहरण से देखूं तो मेरे बचपन में मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। तो मैं बाकी के मेरे आसपास के पुरुषों में तो मैं उत्पीड़ित रहता था। मुझे मेरे साथ वाले बच्चे नहीं खिलाते थे कि यार कमजोर है तो है ना, दौड़ नहीं सकता है ना गेंद के पीछे, और तुम्हें हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो वहां मैं कमजोर हूँ ना, वहां क्योंकि वहां जो पुरुष होने का उनका उनका अपना जो ताकतवर पुरुष होने का जो प्रतिमान है उसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन ठीक ऐसे ही मैं अपने आसपास की जब घर परिवार की लड़कियों में होता था तो मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करता। तो अरे इसलिए वो जो वो जो दोहरा एक व्यवहार करने की आदत बन गई। तो अनेक बार ऐसा होता था कि ताकतवर पुरुषों से जिस तरह का मनोवैज्ञानिक जो दबाव मेरे पे होता था, मेरे जीवन पे होता था, वो किसी न किसी रूप में वो ऐसा नहीं कि वो अपनी हम उम्र की लड़कियों पे ही निकले। अनेक बार ऐसा होता है कि वो आपकी माँ पे आप
गुस्सा करेंगे, है ना, आपकी नानी पे, लेकिन वो निकलता है आपके आसपास की औरतों पे। तो आपका ये जिस तरीके का वातावरण बचपन से बना, वो वातावरण इस तरीके से बना दिया गया कि आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों का ही जो प्रभाव है वो स्त्रियों पे निकालेंगे, और आपसे उम्र में बड़ी स्त्री पे भी निकालेंगे और छोटी पे भी निकालेंगे। इस तरीके से ये चीजें जो बाद में, हाँ इसका ये जरूर है कि आपको उस समय, ये जब बात हम आज कर रहे हैं तो हम आज अपने अनुभवों को जिस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के तहत देख रहे हैं वैसा उस समय नहीं देख रहे थे। उस समय ये तो हमारी चेतना के विकास के साथ हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो हमारे पुरुष बनने की प्रक्रिया तो हमारे सामाजिकरण में ही शुरू हो गई, लेकिन हमारे मनुष्य बनने की प्रक्रिया तो हमारी वैचारिक विकास के साथ हुई है। हम पुरुष थे लेकिन मनुष्य नहीं थे। आप इसको थोड़ा कर लें तो ठीक ऐसे ही ये सच बात है कि जैसे मेरे सहित मेरे आसपास के परिवेश में जो पढ़ाई का सिलसिला है, तो बेहतर पढ़ाई, घर की बेहतर चीजें मुझे मिली। सबसे सबसे जो अच्छी सुविधा थी, है ना, अच्छा खाना तो लड़के को मिलेगा, बाहर जाने का अधिकार लड़के को मिलेगा, घर में साइकिल आए तो सबसे पहले किसके आए, लड़के के लिए आएगी। तो ये सारे प्रिविलेज नहीं, इसको मतलब प्रिविलेज ही नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा ये कहेंगे एक जो आधी आधी बटनी थी मुझे और मेरी बहन में, वो साइकिल मेरे पास। तो मैं ना, तो ये शोषण इस व्यवस्था में इतने मतलब आप ये सोचिए कि इतने स्तर पे है, और आप यहाँ आप सोचिए कि एक रोटी है ना, तो गरम रोटी, पुरुष को तो गरम रोटी मिलेगी, है ना, कुछ नहीं कर रहा हो, गांव में एकदम आवारागर्दी कर रहा है, आवारागर्दी करके बिना मतलब का देर से घर आ रहा है, तो उसको लिए नहीं बेटा आया, बेटे लड़की उनके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत पहले से भी लग रही थी। तो अजय कुमार जी आपसे शुरू करते हैं, फिर उनकी बात सेकंड राउंड में कंटिन्यू हो जाएगी। जी अजय कुमार जी। जी सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। देख पा रहा हूँ कि बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए यहाँ पे जिनकी समझ पढ़ाई लिखाई के तौर पे मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरे में दो हैंडीकैप हैं, एक तो मैं एकेडमिक्स से बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं पत्रकार हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने अनुभव रख सकता हूँ आप लोग के सामने, और वही शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं तारा जी की, प्रत्युष की और संदीप जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने वो सारी चीजें देखी हैं जिनके जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा जन्म, मेरा जो परवरिश वो दूसरे ढंग से हुई है, और बहुत ज्यादा मीन्स नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ काफी थे, और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा था। हम 6 भाई बहनों का परिवार था, जिसमें वहां भी महिलाएं बाजी मार गई थी। मेरी 4 बहनें हैं और हम सिर्फ 2 भाई हैं। तो मेरा जहाँ पे हम लोग रहते थे वो एक थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन टाइप का कल्चर था, जहाँ पे एक जगह के लोग नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोग थे। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्यरत थे, तो वहाँ पे सारे जगह से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, हर जगह के लोग वहाँ पे थे। अलग अलग सोच थी, अलग अलग कल्चर था। लेकिन मैंने भी कहीं ना कहीं जो बातें तारा जी, प्रत्युष जी और संदीप जी बोल रहे हैं, उस परिवेश में भी मुझे काफी कुछ देखने को मिला है। मेरा एक अलग सा व्यवहार था, अलग सा सोच था, जो आज भी है, जो कभी बदला ही नहीं। और मेरी सोच में ये होता था कि मैं उसको एक तार्किक रूप से बचपन से ही देखता था।
और सवाल उठाता था कि ये क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, ये क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बचपन से ही नास्तिक हूँ और आज भी नास्तिक हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे किसी के सामने हाथ जोड़कर पूजा करने की जरूरत क्यों है, और इसलिए मैं आज भी नहीं पूजा करता। हाँ, मेरा पूरा परिवार पूजा करता है, मेरी पत्नी पूजा करती है, तो शायद मैं उन लोगों की वजह से आज तक बचा रहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, गुड। तो मैंने जो अपने उसमें देखा था, एक आध एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। हमारे यहाँ क्योंकि हर जगह के हर कल्चर के लोग थे, तो इतनी बंदिशें लड़कियों पे नहीं थे। खास करके मेरे कार्यकाल में, मेरे जन्म के बाद जहाँ मैं रहा, घर से बाहर निकलने से पहले उतनी बंदिशें नहीं थी। लड़कियां उस टाउनशिप के अंदर आराम से घूमती फिरती थी, अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करती थी। बट हाँ, जहाँ उनको शहर से बाहर जाने की बात होती थी, जो हमारे सर्कल के लोग थे, उनमें थोड़ी सी असमंजस जरूर होती थी कि उनको भेजे बाहर कि ना भेजे बाहर, सोच जरूर रहता था। एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है कि मेरी 2 बहनें, वो खेल में काफी अच्छी थी। जो मुझसे बड़ी बहन थी, वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, और हम लोग केंद्रीय विद्यालय में सब एक साथ पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। वहां उसका सिलेक्शन हुआ, उसको नेशनल्स खेलने के लिए। पहले उसको 2 कॉम्पिटिशन खेलना था जो पास में था, एक उस समय उसी शहर में था, दूसरे के लिए उसको जयपुर जाना था। वहां तक तो पिताजी ने कुछ मना नहीं किया। जो वहां उनका सिलेक्शन हो गया, अब उनको पुणे जाना था, SGFI गेम्स बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया कि मैं तुमको वहां नहीं जाने दूंगा। मेरी बहन ने मेरी माँ से बहुत बोला, जाने दो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। मेरी माँ ने बोला मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, जो पिताजी तय करेंगे वही होगा। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं जा सकता हूँ खेलने के लिए, मैं भी खेलता था, मैं जा सकता हूँ खेलने के लिए दूर दूर तक, भोपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ, मेरी बहन क्यों नहीं जा सकती। उस दिन मैंने एक बेईमानी की अपने पिताजी से। मैंने रात में सारे भाई बहन, जैसे मैंने बताया 6 भाई बहन थे, सारे भाई बहनों से उनका जो जेब खर्च था उसका पैसा मांगा, बस जितना पैसा हो निकाल के दो। सबने मुझे पैसा दिया। फिर माँ को जाके रात को 1:30 बजे माँ को उठा करके उनको अलग ले करके उनको मनाया। उस समय मेरी उम्र कुछ 12-13 साल रही होगी, और मेरी बहन की उम्र उस समय 16 साल की थी। उसको मनाया, उसके पास जितने पैसे थे वो निकल पाए, सब जोड़ करके दीदी को दिया। बाकी व्यवस्था स्कूल की थी, बस स्कूल से जाती रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन से वो पुणे जाती। और हमने उनको पैसा दिया। सुबह 5 बजे पिताजी के उठने से पहले अपनी बहन को स्कूल में बस में बिठा के रवाना कर दिया। जिसका पता जब पिताजी को 6:30 बजे चला कि हमने ऐसे उसको भेज दिया है, तो उन्होंने सारे बच्चों को बुला के लाइन लगा के सबको डांटा। लेकिन लास्ट में मैंने उनको हल्का सा मुस्कुराते हुए भी देखा। तो कहीं ना कहीं वो उस जगह का असर था जहां हम लोग रहे। लेकिन हर जगह पे, हर स्टेप पे जहां मैं देखता था, वहां पे हमसे थोड़ा ना थोड़ा, कितने भी प्रोग्रेसिव फैमिली हो, वहां की उस घर की लड़कियों को हमसे थोड़ा कम ही मिलता था। इस मायने में मानता हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। जब मैं उस जगह से बाहर निकला, मेरी पढ़ाई लिखाई सब उसी जगह पे हुई है, वो छोटी सी जगह थी। जब मैं वहां से बाहर निकला, जब मैंने वहां बाहर जाके तरह तरह के लोगों को देखना स्टार्ट किया, तो वहां पे जाके मैं वैसे ही सबको ट्रीट करता था जैसे मैं अपने घर में 15-17 साल तक ट्रीट करता रहा हूँ। लेकिन जब वहां दिखता था उनको मुश्किलें आती थी, और जब लड़कियां मुझे समझाने की कोशिश करती थी कि ये नहीं हो सकता, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम लड़के हो, तब कहीं ना कहीं मेरे मन में आता था कि कितनी बंदिशें हैं इनके ऊपर, और हम कितने हम जो मन में आता है कर लेते हैं। इनको हर चीज के लिए परमिशन चाहिए होता है, किसी से पूछना पड़ता है। तो हाँ, प्रिविलेज तो हम लोग हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद अजय जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। जी अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी। जी शुक्रिया रश्मि। आप तमाम सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कम से कम इस पुरुषवादी समाज में हम लोगों ने एक दिन महिलाओं के लिए चुन रखा है, और उसको लेकर के भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता रहता है। और फिलहाल आज जो ये बात हम लोग कर रहे हैं स्त्रीकाल के इस मंच पे, तो बाकी साथियों को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, सबके अपने अपने अनुभव हैं, और मेरा भी कुछ मिला जुला ऐसा ही अनुभव रहा है। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, और प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मैं बिहार का मधेपुरा जिले का रहने वाला हूँ, तो गाँव में हो रही थी हमारी।
तो घर में मेरे से पहले दो मेरी कजन बहनें बड़ी थी, तो आसपास एक संयुक्त परिवार में एक बड़ा सेटअप था जिसमें सारे लोग साथ में रहते थे। कुल मिलाकर के 7-8 भाई बहन हम लोग इकट्ठे उस वक्त थे गांव में। तो ये जो मामला है महिलाओं के उनको बराबरी का और इस प्रकार की चीजों का, उस वक्त तो हमारे जहन में ये सारी चीजें नहीं थी कि महिलाओं को बराबरी होनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग अपने आसपास इस प्रकार के सेटअप में रहते थे कि उस चीज की ना तो कभी आवश्यकता महसूस होती थी, ना हमारी उतनी समझदारी थी हम उस चीजों को समझ पाए। दूसरा ये कि सारे डिसीजन पुरुष ही ले रहे थे, चाहे वो घर में मेरे दादाजी हो जो कि खुद हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल में, उनका डिसीजन होता था, या फिर बाकी जो घर के अन्य मेल मेंबर्स थे उनका डिसीजन होता था। लेकिन मुझे याद है कि मतलब ठीक ठीक तरीके से मैं लड़कियों को लेकर के, लड़कियों के उन मांगों को लेकर के मैंने कब से अपनी समझदारी विकसित की है। मैं 8वीं क्लास में था, 1998 की बात है। पहली बार हम लोग गांव से शहर आए मेरी पढ़ाई को लेकर के, जो है पिताजी मम्मी और हम तीनों भाई बहन पास के शहर में, सहरसा एक शहर जैसा ही है, वहां पे हम लोग आए पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। मैं जिला स्कूल में एडमिशन हुआ, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही थी। मेरी दोनों बहनों की भी वहीं सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन था, वो लोग अपनी पढ़ाई कर रही थी। जैसा अभी एक साथी हमारे बता रहे थे कि उनकी बहनें खेल कूद में आगे थी, तो मेरी छोटी वाली बहन जो है सबसे छोटी, वो भी, उनको भी खेल कूद में काफी अभिरुचि थी। तो मैं खुद उनको मैं उसे इनिशिएट करता था, हाँ तुम खेलो, अच्छा खेलती हो। वो एक अच्छी एथलीट थी, और जिले भर में जो है उसने कई सारे पुरस्कार जीते। और बाद के दिनों में जो है फिर उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और नेशनल के लिए भी वो सेलेक्ट हुई, नेशनल भी खेला उसने। उसकी अपनी रही समझदारी, और वो उसने अपने अच्छे काम किए खेल कूद के दौरान, पढ़ाई भी अच्छी की उन दोनों बहनों ने। 2004 में ये जो समझदारी का सिलसिला जब बढ़ा, तो वो तो मेरी शुरुआती दौर थी जब मैं अपनी बहनों के सपोर्ट में खड़ा होता था। हमें लगता था, हमें समाज में कहा गया था, हमें जो हमारी परवरिश थी कि लड़कियों के सपोर्ट में रहना चाहिए, और खास करके घर की लड़कियों के, जो घर की बेटियां हैं उनको सपोर्ट होना चाहिए। और बीइंग ए मेल मेंबर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज, घर के मर्द हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर की महिलाओं को लेकर के प्रोटेक्टिव रहें, उनको लेकर के प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमें बचपन से ठूस ठूस के दिमाग में डाली जा रही थी कि ऐसे ही चलता है और ऐसे ही आपको करना है। बाद में जब मैं 2004 में दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद जो है मुझे एक चीज सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई। जब मैं पहली बार आया दिल्ली, तो मैं जेएनयू गया अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। वहां जाकर के जो है मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जिस समाज से मैं उठ के आया हूँ, जिस परिवेश से उठ के आया हूँ, और जहां पे मैं पहुंचा हूँ, स्त्रियों को लेकर के जो हमारे विचार हैं, जो हमारी समझदारी है, जिस प्रकार से हम उनको, हमारा जो नजरिया है, क्योंकि मैं गांव से आया था और हमारे यहाँ जो है मतलब लड़कियों के सिगरेट पीने पे काफी तरह की टीका टिप्पणी होती थी, उन्हें अच्छी लड़की नहीं माना जाता था। अगर कोई लड़की जो है छोटे कपड़े में घूम रही है, तो उसको लेकर के जो हमारा नजरिया हमारे समाज ने हमारे अपब्रिंगिंग के दौरान डाला था कि वो अच्छी लड़कियां नहीं होती, सामाजिक रूप से उनकी स्वीकृति नहीं थी। तो मैं जब जेएनयू पहुंचा, यहाँ मैंने देखा कि एकदम ही बिल्कुल अलग माहौल था। और 6 महीने लग गए मुझे इस चीज को डाइजेस्ट करने में, इस चीज को समझने में कि नहीं, ये जो चीजें ये लड़कियां जो कर रही हैं, चाहे वो सिगरेट पी रही हैं, या फिर वो छोटे कपड़े पहन रही हैं, या फिर वो जैसे भी वो रह रही हैं, उसमें कोई गलती नहीं है या कोई उस तरह की बात नहीं है। इसको समझने में मुझे 6 महीने का समय लगा। और जब मेरी उन लोगों से बातचीत शुरू हुई, वहां के संगठन के लोग बाग, जो छात्र लोग थे जेएनयू के, तब मुझे जो है अपने उन सारी जो टैबूज कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उसका एहसास हुआ पहली बार कि नहीं, ये सब हमारे सोशल टैबूज हैं और हमें जो है ये गलत चीजें सिखाई गई हैं। तो धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, और आप यकीन मानिए, अगले साल मैंने अपनी छोटी बहन को दिल्ली बुलाया पढ़ाई करने के लिए। घर वालों को मैंने कहा कि देखिए, एक ही मौका मिला है जीवन में है, तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली जैसे शहर में आके अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर ये लोग अपना शिक्षित, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये लोग अपनी लाइफ को लेकर के बेहतर सोच पाएंगे। नहीं तो फिर घर में रह करके अगर इनकी पढ़ाई वहां सहरसा में करवानी है, वहां के कॉलेज में इनकी पढ़ाई करवानी है, तो फिर कोई फर्क नहीं है। तो मैंने उस चीज को लेकर के प्रयास किया, और फिर मैंने अपनी अपने छोटी बहन को बुलाया दिल्ली, डीयू में उसका एडमिशन कराया, उसको अपने साथ रखा। फिर सबसे छोटी वाली बहन को भी 2 साल के बाद, जब वो 10+2 कर गई वहां, तो उन्हें भी बुलाया दिल्ली। और ये मेरा वो ट्रांजिशन पीरियड था रश्मि। और बाकी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं उस वक्त जो है खुद ही अपने आप से सवाल जवाब करता था, लोगों से बात करता था, और कई तरह की चीजें थी कि लड़कियों को कितनी आजादी होनी चाहिए। जेएनयू में मैंने पहली बार देखा कि ये महिला दिवस के अवसर पे जो छात्रों का एक प्रोटेस्ट मार्च निकला था, और उसको मैंने पहली बार बड़े ध्यान से सुना, जो उसमें जो भी
स्पीकर से वो जब अपनी बात कह रहे थे और जिन जिन चीजों को लेकर के बातें हो रही थी, उन चीजों पे मैंने कभी भी सहज रूप से समाज में लोगों को, परिवार में इस प्रकार की बातचीत करते हुए नहीं सुना था, ना ही देखा था। तो मेरे लिए अपने आप में वो एक नया अनुभव था। मुझे लगता था कि मतलब या तो हमारा समाज ही इतना गया गुजरा है, या फिर ये चंद चुने हुए लोग जो इस कैंपस में एक प्रिविलेज स्पेस में रह रहे हैं, इनके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इस जद्दोजहद में 1 साल निकले, फिर धीरे धीरे वो चीजें मेरे अंदर डेवलप हुई। आज मेरी दोनों बहनें जो हैं मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, बेहतर कर रही हैं, पीएचडी कर चुका है दोनों बहन मेरी, और मुझे इस बात की खुशी है। मैं इस बात में कोई अपना पुरुषवादी उसका नहीं लेना चाहता हूं कि मैं उनको लेकर के क्यों सोचूं, जबकि इसका एक खामियाजा भी है। मैं साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं अपनी दोनों बहनों को दिल्ली में लाके पढ़ा रहा था, तो मेरी बाकी की बहनें जो कजन थी और जो परिवार, जो मैंने कहा कि संयुक्त परिवार था, उनकी शादियां वादियां हो रही थी, तो हमें कहा जा रहा था कि तुम अपनी बहनों के बारे में क्या सोचते हो, उनकी शादी के बारे में क्या सोचते हो। हमने कहा कि मैं उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। मैं अगर उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सोचने का यह मतलब है कि वो अपनी जिंदगी कैसे बेहतर तरीके से जी पाएंगे, वो अपनी जिंदगी के डिसीजन कैसे बेहतर ले पाएंगी, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसकी दिशा में उनका प्रयास कर रहा हूँ कि वो एक बेहतर एजुकेशन जब उनको मिलेगा, एक अच्छी जगह से जब वो पढ़ाई करेंगे और अच्छे माहौल में रहेंगे, तो वो अपना यह डिसीजन, चूंकि ये जिंदगी उनकी है और वो अपने डिसीजन को बेहतर ले पाएंगे, तो ये उनका अधिकार पे मैंने छोड़ रखा है। इसको लेकर के मेरा अभी तक संघर्ष चल रहा है। मेरे घर वालों को भी ये समाज में ताना मिलता रहता है कि आपकी बेटियों की शादी नहीं हुई है, इतनी बड़ी हो गई हैं, शादी क्यों नहीं कर रही हैं, क्या दिक्कत है। कई तरह की चीजें हैं और इस तरह के बहुत सारे सवाल जवाब लोग करते रहते हैं। तो मैं अपने माँ बाप को भी बीच बीच में काउंसलिंग करता रहता हूँ, उनसे झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, फिर उनको समझाता हूँ। बहनों के साथ तो खैर मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, मैं उनका एक अच्छा दोस्त बन के रहा हूँ अभी तक, कोशिश करूंगा कि आगे भी बन के रहूं। तो मुझे इस चीज की संतुष्टि, और मैं यही मेरी समझदारी बने कि लड़कियों को अगर हम उनके अधिकार की और उनकी बराबरी की बात करते हैं, तो हमें उनको सबसे पहले तो किचन से दूर रखना होगा। हमें किचन के रास्ते उनके लिए हमेशा के लिए बंद करने होंगे कि उनको किचन की ओर ना जाना पड़े। बाद बाकी वो लाइब्रेरी का रास्ता उनको खोलिए, वो लाइब्रेरी की ओर जाएं, अच्छे संस्थान की ओर जाएं, वो वहां जाके पढ़ाई करें, तो अपनी जिंदगी को लेकर के एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगी और अपना कल और अपना भविष्य दोनों सुदृढ़ और अच्छे मजबूती के साथ वो अपने जीवन को भी चला पाएंगे। बाकी अगला अनुभव जो मेरा वर्किंग का है वो बाद में हम आगे बात करेंगे इस पे। शुक्रिया सभी साथियों का। जी अभिमन्यु जी, धन्यवाद बहुत अच्छे से अपनी बात रखने के लिए। तो बार बार माइक की, अभी संजीव चंदन जी जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो बात करने की स्थिति में है तो पहले उनको सुन लिया जाए, फिर उनका डॉक्टर वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो संजीव चंदन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आप और अभी हम दूसरे राउंड में फिर से बात करेंगे, और इसके साथ मेरा जी मैं बिना वीडियो के बात कर सकूंगा? जी बोलिए आप। जी बोलना क्या ही आप बताएंगी, प्रिविलेज के लिए या विक्टिमाइजेशन का? नहीं, हेलो संजीव जी, हेलो, आप हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताइए प्रिविलेज के लिए बात करनी है या विक्टिमाइजेशन की? मैं बता रही हूँ, आपके जुड़ने के बाद से पूरे ही स्टूडियो में इको भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप अपनी दोनों पॉइंट एक साथ बोल लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जुड़ते ही इको भी बहुत बढ़ गया है स्टूडियो में। तो आप अपना निजी अनुभव से बताइए कि क्या आपको पुरुष होने के नाते वो प्रिविलेज मिली है, क्या आपको नुकसान रहा है। और मैं आपके समेत सारे ही प्रतिभागियों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप घर के अलावा जो पब्लिक स्फीयर में जो आपकी कर्मचारी, जो आपकी सहकर्मी है, वो सेम मेहनत करके जैसे भी आई हैं आ गई हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है, उस तरह की भी कुछ चीजें शेयर कीजिएगा। जी संजीव जी, यदि मेरे बोलने से चीजें गूंज नहीं रही हो तो मैं बात करता हूं, और अदरवाइज यदि और लोगों के माइक इको नहीं हो रहा है भैया, आप बात कीजिए, इको नहीं हो रहा है। अब इको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इको हो रहा होगा तो मैं, हेलो, इको नहीं हो रहा है, आप बोलिए। जी तो एक तो जो विषय भी रखा है आपने, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, और उस लिहाज से हाई कास्ट हिंदू मेल होने का, और हाई कास्ट हिंदू मेल के अलावा ब्राह्मण,
मैं अक्सर कहता हूं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण को अलग नहीं किया जा सकता है। कई साथी जो अम्बेडकरवादी हैं या स्त्रीवादी हैं या जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ वैचारिकी के साथ या सक्रिय संघर्ष में हैं, तो वो कई बार ऐसी धारणा रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक अन्योन्याश्रय संबंध में गुथा हुआ है। तो उस लिहाज से आप देखेंगी तो ब्राह्मण पुरुष होने के नाते कई तरह के प्रिविलेजेस जरूर मुझे मिले, और जो हम सब महसूस नहीं कर पाते हैं जब वो आपको मिल रहे होते हैं। और ब्राह्मण पुरुष होने के नाते भी, जैसे आप एक कल्चरल स्पेस में, जिस स्पेस में जीते हैं, आप जब आंख खोलते हैं तो आप बालो हम जगदानंद से खोलेंगे। आपका जो माहौल होगा, आपके आसपास का जो परिवेश होता है, आमतौर पे अब तो पढ़ाई लिखाई का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पढ़ने लिखने के अवसर से लेके पहली बार मुझे सीधे पंडित जी, बचपन से तमाम लोग, आप चाहे आपसे उम्र में बड़े हों, आपके समवयस्क हों, वो सब आपको पंडित जी, प्रणाम पंडित जी भी सुनने को मिल सकता था जब आप छोटे हों तब भी। तो एक श्रेष्ठता भाव तो आपको बचपन से ही आपके भीतर दिया जा रहा है कि आप अलग हैं, आप श्रेष्ठ हैं। और एक दूरी और ये एक तरह से आपके भीतर आपका जो मानसिक बुनावट हो रहा है वो एक इनह्यूमन बना रहा है आपको। यहाँ से एक खास किस्म का विक्टिमाइजेशन हो रहा है आपका। पहली बार मुझे मेरे शिक्षक ने, 2 शिक्षकों ने, मैं 2 जगह अक्सर आता जाता रहता था, मेरे स्कूल्स भी बदलते रहते थे लगभग तीसरी चौथी तक, मेरे मामा गांव में और मेरे घर पे। तो मैं एक बार मेरे मामा गांव में मेरी पिटाई हुई। मेरे नाना जी चले गए मास्टर साहब से लड़ने। उस कई दिनों तक मैं स्कूल गया नहीं। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल गया तो मास्टर साहब ने कहा कि पंडित जी इधर कैसे, इधर किधर पधारे। वो आज भी मुझे याद है, तब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा। और मेरे गांव में एक कुशवाहा मास्टर थे। आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से अपमानजनक संबोधन मिलता होगा। वो कोयरिया मास्टर कहलाते थे। उन्होंने मुझे एक बार पीटा, और पिटाई उस वक्त ऐसा था कि वो रेंगनी के डंडे से अच्छी पिटाई हो जाया करती थी। तो ठीक ठाक पिटाई हुई, पीठ वीठ भी छिल गया, सब हुआ। मेरी बुआ गई मुखिया के पास और तमाम चीजें। तो ये सब प्रिविलेज आप जब बच्चा है, आपको बचपन से ही ये आपको एक मिल रहा होता है। आपकी एक खास किस्म की परवरिश हो रही होती है। मैं ब्राह्मण था, गांव भूमिहार और ब्राह्मण लगभग बराबर संख्या में। आप देखिए कि मेरा दोस्त, आपको कैसे कैसे झटके लगते हैं। मैंने अरेंज शादी की। शादी में मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट, नाई समाज से, तो वो नहीं चला। यहाँ से ब्राह्मण और ब्राह्मण का अन्योन्याश्रय संबंध में बता रहा हूँ। तो वो आएगा, यजमानिका का सिस्टम से गांव गुथा हुआ है। आपके घर में आपके पिता और तमाम लोग उसे बुलाएंगे। वो आया तो मैं तो मित्रवत था, लेकिन उस वक्त झटका लगता है जब दोपहर में तमाम लोग आराम कर रहे हैं, मेरे पिताजी का पांव दबाते हुए, पिताजी चाचा हो सकते हैं क्योंकि बड़े उम्र में है और उसके भी पिता के दोस्त होंगे, लेकिन वो मेरा पांव पकड़ने लगा। मैं उठ गया, उठ करके उसका हाथ मैंने पकड़ा। तो ये एक झटका है। ये आपका ही मित्र है, बहुत सालों बाद मिला और वो यजमानिका के प्रोसेस में आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब तमाम चीजें, आप सतर्क नहीं हैं। आप यदि वैचारिक रूप से अम्बेडकरवादी भी हैं, आप वैचारिक रूप से स्त्रीवादी भी हैं, आप वैचारिक रूप से प्रगतिशील हैं, तमाम किस्म के, एक खास किस्म के आपकी एक वैचारिक डेवलप भी हो गई है, तब भी प्रैक्टिकली जब आप उस ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, आप बुलडोज नहीं कर सकते उस समाज को। अब मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, मैं जब बीमार हूं तो समाज ने मेरे साथ बहुत बेहतर व्यवहार किया और एक तरह से जिंदा वापस लाने की भूमिका समाज की ही है और मेरी वैचारिकी के लोगों की ही है। फिर भी जब आप लंबे दौर तक बीमार भी होते हैं, जब व्यक्तिगत त्रासदियों से घिरते हैं, तो आप परिवार के इर्द गिर्द होते हैं। वो परिवार आपको जितनी मदद करता है उतना आपको अपने घेरे में भी लेता है। तो ब्राह्मणवाद का ये अन्योन्याश्रय संबंध होता है, आप चाह के भी नहीं बच सकते। तो कुल मिलाकर के ये
ये खास किस्म का प्रिविलेज और खास किस्म का एक विक्टिमाइजेशन होता है। नुकसान बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे मैं अपनी बीमारी से ही जोड़ के कहूं कि आज मुझे आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, साफ खाना, साफ सफाई। लेकिन आप जब पुरुष हैं तो बचपन से आपकी बहनें तो खाना बनाएंगी, आपकी माँ आपके परवरिश के लिए खड़ी है, लेकिन आप किचन की ओर नहीं जाते हैं, आप एक गिलास पानी भी नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आप एक परजीवी की तरह आपकी परवरिश होती है, आप बदलते जाते हैं। उससे निकलने के लिए काफी प्रयत्न की जरूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो व्यक्ति किचन में जाएगा वो पूरी तरह से हर पैमाने पे स्त्रीवादी होगा। कई बार ये बातचीत होती है कि आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं तो स्त्रीवाद को कैसे प्रैक्टिकली जीते हैं। हो सकता है कि एक पैमाने पे आप स्त्रीवादी भी दिख जाते हो, स्त्री के साथ साथ दिखते हो, पत्नी के साथ दिखते हो, माँ के साथ दिखते हो, बहन के साथ दिखते हो। तो दूसरी जगह हो सकता है कि आप वैचारिक रूप से बहुत ही कठोर पुरुष सत्ताक भी हो। तो ये तमाम चीजें हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है। आप ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से मुक्त होते हैं, संघर्ष करते हैं, और प्रिविलेज एक ऐसी चीज है जो आप बहुत आसानी से छोड़ते नहीं। जी रश्मि। हेलो। जी धन्यवाद संजीव जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से आपको जो वर्ण, एक खास तरह का वर्ण या पुरुष होने के नाते जो समाज में जो ट्रेनिंग मिली होती है, उन संस्कारों से या उस प्रिविलेज से भी बचना बहुत मुश्किल है, ये आपने बताया। अब हम उसके बाद अभिमन्यु जी, फिर अरुण कुमार जी, फिर अरुण कुमार जी के बाद विवेक जी को सुनते हैं, फिर दोबारा सेकंड राउंड में आते हैं ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। अरुण जी एक मिनट बस, अगर आप लोग को जो कमेंट में सवाल दिख रहे हैं तो आप में से किसी को भी जो लगे, क्योंकि अगर मैं वो सब पढ़ूंगी तो टाइम काफी हमारा जाया होगा, आप में से किसी को भी लगेगा कि आप अपनी बात के साथ उसको भी साथ में एड्रेस कर सकते हैं तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, अजय जी का, मनोरमा जी का सवाल सिर्फ अजय जी से था, तो जब अजय जी बोलेंगे तो वो मैं स्क्रीन में ले आऊंगी। जी अरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात रखना शुरू करूं कि इससे पहले ही जैसे सभी साथियों ने बता दिया है कि पुरुष होना ही हमारे समाज में एक प्रिविलेज है, और मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए जैसे स्त्रियों की कंडीशनिंग होती है, ठीक वैसे ही पुरुषों की भी कंडीशन होती है। अब देखिए बचपन से क्या काम हमें करने हैं और क्या काम हमें नहीं करने हैं, ये बाकायदा घर के अंदर इसकी जो है एक तरीके से ट्रेनिंग मैं कहूं कि वो बचपन से ही दे दी जाती है। आप खाना बनाने के, आप चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, चूल्हे के पास जाने का अधिकार घर में जो महिलाएं हैं उनका ही है। मम्मी है खाना बनाने के लिए, अगर मम्मी नहीं है तो भी आपको नहीं बनाना है, आपकी सिस्टर है। अब चूंकि मैं घर में सबसे छोटा रहा तो ये प्रिविलेज सदा मेरे साथ रहा कि कपड़े धोने से लेकर के तमाम जो काम है वो कभी मुझे करने ही नहीं दिए गए। और इस सूरत में जब मैं 12th क्लास के अंदर पास होकर के और फर्स्ट ईयर में मैं जब जयपुर गया पढ़ने के लिए, तो वहां पर मुझे अकेले रहना था और सारे काम मुझे खुद करने थे। तो तब भी जब मुझे खाना बनाने की ट्रेनिंग चाहिए थी तो मुझे नहीं मिली, हालांकि बाद में मैंने सीखा। तो कंडीशनिंग वाली जो बात है कि वो स्त्रियों की नहीं, वो पुरुषों की भी होती है। मैं विद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं ये देख रहा हूं कि सालों से राम आम खाता है और सीता जो है वो काम करती हुई नजर आती है। बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि राम आम ही खाएगा, राम वो सब काम करेगा जो एक पुरुष जो करता है वही सब काम राम करेगा। लेकिन सीता कभी गाना गाएगी, सीता चूल्हा चौका करेगी, सीता जो है बर्तन धोएगी, सीता वो सारे काम करते हुए नजर आएगी जो स्त्रियोचित इस समाज में बना दिए गए। तो कंडीशनिंग वाली बात है। और दूसरा ये कि मैं अगर अपने ही अनुभव शेयर करूं तो मेरे बहुत ऐसे अनुभव, क्योंकि मैं बहुत एक संपन्न परिवार से नहीं रहा। पिताजी दिल्ली में सब्जी बेचते थे और उनका ये मानना था कि घर के जो पुरुष हैं वो काम करेंगे और महिलाएं जो है वो केवल घर के अंदर रहेंगी, और बहुत स्ट्रिक्टली उनका मानना रहा। और मैं लगता है कि जीवन के लगभग 60 साल तक उन्होंने इसको फॉलो किया। पिछले 20 सालों में बहुत कुछ बदलाव
उनके जीवन में आए हैं। मैं एक वाकया, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भैया की बिटिया थी और जब वो 10th पास करके 11th में आई तो उसको हमने साइंस सब्जेक्ट दिलाया। 11th के अंदर उस समय मैं खुद जयपुर रहता था, तो मैं कोटा गया और वहाँ कोटा मेडिकल का उस समय एक बड़ा हब था, एलन जो कोचिंग सेंटर है, वहाँ जाकर के मैंने बातचीत की। 11th और 12th वहाँ एडमिशन की मैंने बात की। लेकिन मैं अपने पिताजी और अपने बड़े भाई, मैं दोनों को ही भतीजी को बाहर ले जाकर के पढ़ाने की सहमति प्राप्त नहीं कर पाया। ये एक बड़ा मतलब मेरे लिए मलाल रहा कि मैं उस समय मैं पढ़ रहा था, मैं ग्रेजुएशन में था और मैं मेरी भतीजी को चाहता था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं भी चाहता था कि वो डॉक्टर बने। लेकिन बावजूद इसके भतीजी कोटा नहीं जा पाई, भतीजी घर रह करके यहाँ उसकी तैयारी नहीं हुई। कॉलेज में बाद में उसको चुना गया और बाद में उसने बीबीए किया गुड़गांव से। मेडिकल लाइन वो नहीं पकड़ पाई। इसका मलाल भतीजी को शायद ना हो, लेकिन मुझे रहा। और इसकी पूर्ति इस तरीके से हुई कि अभी मेरी भतीजी 11th क्लास में है, जो उनसे जो छोटे भाई हैं, उनकी जो बिटिया है अभी 11th क्लास में, केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम की स्टूडेंट है। जो सपना बड़ी वाली भतीजी का था, संयोगवश वही सपना उसका भी है कि चाचू मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूं कि मेरी भतीजी अभी तैयारी कर रही है 11th के साथ ही, अभी से उसको मेडिकल की तैयारी के लिए जो है घर वाले भी एग्री हैं। और यहाँ साफ शब्दों में मैंने इस बार घर पे कह दिया कि अगर कोई नहीं लेकर के जाएगा तो मैं इसे लेकर के जाऊंगा। हालांकि अब उस तरीके से मेरी किसी भी बात का विरोध नहीं हुआ है। तो ये पिछले 20 सालों के अंदर एक यात्रा जो मेरे पिताजी ने की, या कहूं कि भतीजे के जो दादाजी हैं, एक उन्होंने भी एक यात्रा की है कि नहीं, अब महिलाओं को जो है वो बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं अब कि समय किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अदरवाइज जो प्रिविलेज एक पुरुष होने के नाते मुझे मिली, वो मेरी दोनों बहनों को नहीं मिला। गांव के अंदर सरकारी स्कूल था 10वीं क्लास तक। पढ़ने के लिए बेटे बाहर जा सकते हैं, लेकिन बेटियां नहीं। दोनों बहनों ने 10वीं की। मेरी बड़ी सिस्टर पढ़ने में अच्छी थी, बावजूद इसके वो 10वीं से आगे नहीं जा सकी, क्योंकि गांव की अन्य लड़कियां केवल 10वीं तक उनके लिए पढ़ाई निर्धारित थी। गांव का स्कूल 10वीं तक था, तो 10वीं तक की पढ़ाई उनके लिए निर्धारित थी। इसके बाद क्या करना है? शादी करनी। सामने वाला अगर कोई पढ़ाएगा तो ठीक है, नहीं पढ़ाएगा तो जैसे आपको जीवन यापन करना है आप उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कीजिए। तो ये हमेशा प्रिविलेज तो मिला कि मुझे पढ़ाने के लिए जयपुर भेजा गया। मेरे से बड़ा भाई जो मेरे साथ ही था, उसे पढ़ाने के लिए अलवर भेज दिया गया। लेकिन ये सुविधा मेरी दोनों बहनों को नहीं मिली। और मैं जानता हूं, मैं मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव बहरोड के अंदर है, मेरे गांव के अंदर 2000 तक ये स्थिति थी कि बहुत सारी, लगभग 95% लड़कियां 10वीं, और जब 98 के अंदर हमारा स्कूल 12th तक बना तो 12वीं। ये बाउंडेशन थी। बहुत मुश्किल से कोई 2, 4, 5 लड़कियां गांव में से निकल करके और शहर में जाकर के पढ़ाई कर पाती थी। सिनेरियो बदला है। 2021-22 में आकर के हम बात करते हैं तो ये रेशियो अभी 50% हो गया है कि इस समय लगभग गांव की 50% लड़कियां गांव से बाहर जाकर के और वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अपने करियर के बारे में सोच रही हैं। लेकिन अभी भी 50% का आंकड़ा जो है नहीं है। और इनके अंदर वो बेचारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, वो दलित हैं, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है और संपन्नता नहीं है, तो वो अभी भी नहीं भेज पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि अगले राउंड के अंदर मैं भी अपने अनुभव जो है और शेयर करूं। जी विवेक जी, जी धन्यवाद अरुण जी। जी विवेक जी, मुझे एक मिनट, मुझे आपकी भावनाएं सुनने से, आपकी बातें सुनने से जो भावनाएं आ रही है मैं उसे भी रोक रही हूँ, नहीं तो फिर हमारे आपकी आवाज सुनने के लिए जो इतने दर्शक जुटे हुए हैं फिर उनको निराशा होगी, समय कम पड़ गया तो। पर एक बात मेरे मन में बहुत जोर से आ रही है तो वो मैं बोल देना चाहती हूँ
कि जब हम पुरुषों की इसकी हानियों की बात करेंगे तो उसमें से एक तो मुझे तत्काल प्रत्यक्ष दिख रही है कि जब पुरुष, अभी रक्षा जी ने लिखा कि वो पुरुषों को खूब, मतलब आपके सबके अनुभव ऐसे थे अजय जी के कि 13 साल का बच्चा बहन के लिए स्टैंड ले रहा है, वो 16 साल की अकेली भी ये काम कर सकती थी, लेकिन अक्सर पुरुष ये स्टैंड पहले लेता है, जो अभिमन्यु जी ने भी लिया या सबने लिया, तो उनसे रास्ते आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब पुरुष बदलता है अपना जेंडर रोल बदल के, यहाँ तो आपने पुरुषों का ही काम किया, आधुनिक पुरुष का, लेकिन जब आप वो वाले काम करते हैं जो सिर्फ स्त्रियों के माने जाते हैं, तो समाज आपके लिए स्पेस नहीं बनाता। और दिन विवेक जी का बच्चा आता था तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। आज मैंने पहले बोल दिया था कि इनको उस हिसाब से टाइम मिलेगा, तो आज वो कितना कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। तो कई बार जो बदलता हुआ पुरुष है उसको घर की कोई जिम्मेदारी निभानी है, उसने ले भी ली है, लेकिन समाज में आपको स्पेस नहीं मिलेगा। उसका तो एक नुकसान तो मुझे तत्काल दिख रहा है, क्योंकि आज ये पब्लिक हो गया कि ये करते हैं, तो आज संकोच कम है उनके चेहरे में। जी विवेक जी। शुक्रिया रश्मि जी और जो तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो संकोच की बात आपने कही कि ऐसा कभी नहीं रहा है, कम से कम मेरे साथ कई लोग जो व्यक्तिगत तौर से मेरे से पूछते हैं कई लोग कि कैसे हो जाता है ये सब, बोले कि ये हो जाता जब इतने लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मेरी माँ जो है वो बचपन में जब मैं लगभग 7-8 साल का था, मतलब 3 भाई, मेरी अपनी कोई बहन नहीं, कजन सिस्टर्स हैं अभी भी, तो माँ कॉलेज में पढ़ाने जाया करती थी और हम लोग को शुरू से ही बचपन में तीनों भाइयों को खाना बनाना, अपना खाना खुद निकालना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सब कुछ सिखाया गया। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाहर भी हम लोग बहुत साल अभी भी घर से बाहर ही रह रहे हैं और माँ हालांकि अब कॉलेज नहीं पढ़ाती, कॉलेज पढ़ाने नहीं जाती है, और तो इसलिए बचपन से हम लोगों की परवरिश इस तरीके से नहीं हुई कि ये काम जो है लड़कों का नहीं है, ये काम लड़कियों का है, इस तरह से नहीं हुई। लेकिन जो शुरुआती, मैं जिस इलाके से आता हूँ, देश का सबसे बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है, झारखंड का चतरा एक जिला है, तो उस जिले की कहानी में अपने दर्शकों को और जो हमारे साथी उनसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग का जो दातून होता है, आप लोग जानते होंगे, पहले तो दातून ही करते थे, ब्रश अब आया है प्लास्टिक वाला। तो जो महिलाएं होती थी गांव की और जो जंगल में ज्यादातर रहती थी, आदिवासी महिलाएं रहीं या शेड्यूल कास्ट की महिलाएं रही, वो जंगल से दातून जो सखुआ का होता है वो यहाँ पर खूब प्रचलित है, या करंज का होता है वो लेकर आती थी। तो हम लोग बचपन से होता था, वो आई दरवाजे पे आती थी लेना है, वो बंडल जैसा होता था, तो मजाक में, उस वक्त छोटे थे और घर के जो पुरुष भी थे वो बाहर, जैसे घर है सड़क के किनारे में घर है, तो आज बाहर निकले, उनसे बातचीत होती थी, तो वो कितने का बंडल है, तो बोलती थी कि 8 आना। तो जो घर के बुजुर्ग है या बड़े हैं, या फिर जब थोड़ा सा बड़ा मैं भी हो गया 9-10 साल का, तो मैं बोलता नहीं 50 पैसे दूंगा, 50 पैसे ले में दोगी तो लूंगा मैं। तो वो बोलती नहीं नहीं 8 आना ही चाहिए, 8 आना से 1 पैसा कम नहीं। तो ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि 8 आना और 50 पैसे में फर्क नहीं मालूम है, और वो स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं हुई है समाज की। तो उससे क्या दिक्कत क्या हो रही है कि पुरुष का जो काम है, आर्थिक जो है, 1 मिनट बेटा, लो, आर्थिक कह सकते हैं कि घर को मजबूत करना, परिवार चलाना, ये सब काम रहा। लेकिन महिलाओं के बारे में ये माना जाता रहा है कि वो घर में रहेंगी, घर को चलाएंगी, पैसा कमाना महिलाओं का काम ज्यादातर नहीं माना जाता रहा। दिक्कत यहाँ पर देश को बहुत आर्थिक नुकसान इस वजह से होता है। आर्थिक पहलू पर बात बहुत कम लोग करते हैं। अमेरिका या यूरोपीय देश अगर आर्थिक तरक्की करते हैं या कर चुके हैं, तो उसके पीछे महिलाओं का घर से बाहर निकलना ही सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इस जीडीपी में उनका योगदान 25 से 26% माना जाता है महिलाओं का, अगर घर से बाहर निकलती है। भारत में सिर्फ 2% माना जाता है, मतलब वो एक औसत है 2 या 3% महिलाओं का देश की जीडीपी में।
अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कियां, अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छा उनका कह सकते कि पढ़ने का भी मन करता था, लेकिन जैसे 16 साल 17 साल हो गए, सबकी शादियां होती गई और अब वो कह सकते हैं कि घर चला रही है, घर पर अपने बच्चे पाल रही है और उनकी बेटियां भी इसी तरीके से आगे जहां तक मुझे जानकारी मिलती है कि बहुत कम पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या फिर दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या घर से बाहर निकलने की या खेलने की इजाजत भी नहीं मिलती है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि हॉकी को लीजिए। हॉकी जो है आमतौर पर ब्राह्मण की लड़कियां हॉकी नहीं खेल सकती है, फुटबॉल नहीं खेल सकती है, उसे माना जाता है कि ये आदिवासियों का खेल है या सवर्ण समाज का नहीं खेल सकता है, की लड़कियां नहीं खेल सकती। इससे कह सकते हैं कि इससे आप खेल को भी देखें कितना बड़ा नुकसान है। और हाँ बात उनकी आवाज क्यों चली गई है? मैं ये क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा अभी, दोनों जो मेरे बच्चे वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और जिस वजह से आप लोग जारी रखें कार्यक्रम। जी 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 विवेक जी धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि फिर आप सेकंड राउंड में शायद बेहतर बोल पाए। हम ऐसा, आवाज आपकी म्यूट कीजिए, आपकी विवेक जी की आवाज को म्यूट होनी बहुत जरूरी है। विवेक जी की आवाज तो म्यूट हो चुकी है, फिर इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अब हुई। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सेकंड राउंड से पहले मैं 1-2 मिनट की कुछ बातें बोलती हूँ, उसके बाद ये माइक ऑन ऑफ में भी कुछ सेकंड्स चले जा रहे हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम वही क्रम जारी रखते हैं जैसा शुरू हुआ था, है ना? सेकंड राउंड में सेम क्रम जारी रख लेते हैं। अगर किसी को कुछ टाइम की या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो बीच में बता देगा, तो मैं पुकार लूंगी मैसेज में या जैसे भी, है ना? तो मैं एक बात तो ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे अनुभवों में निजी मैं करके बोलना इतना आसान नहीं होता, कितनी ही लंबी ट्रेनिंग के बाद आसान नहीं होता। तो थोड़ा ना थोड़ा जनरलाइजेशन में बात करके ही सारे लोग स्पेसिफिक तक आए हैं। इसलिए मैं सेकंड राउंड को बहुत स्ट्रिक्टली ये नहीं करना चाहती कि अब आप सिर्फ इसमें पुरुष होने के नाते जहां आप विक्टिमाइज हैं सिर्फ वही बताएं। अगर आपको पहले वाली चीज का भी कोई बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल इस बीच याद आ गया हो तो आप उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सीधे लोग मैं पे बात इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। 1-2 बातें बस मैं आपके बोलने से पहले ध्यान में डलाना चाहूंगी आपके, कि जो स्त्री होने के नाते जो हमें बहुत नुकसान होता है, मैं उसी की बात करती हूँ क्योंकि फायदे की बात तो आप करने आए हैं। तो जो नुकसान होता है वो कई बार बहुत सूक्ष्म हिंसा होती है, सिर्फ उसमें ये वाली बातें ही नहीं होती हैं कि खाना पकाना या कुछ करना। तो कई बार साहित्य पढ़ते हुए मुझे ये बात की फीलिंग आती है कि जैसे मान लीजिए कि जेंडर सौहार्द को अगर हम स्केल में बोलें तो उसे 100 तक पहुंचना है, मान लीजिए कि वो 50 तक पहुंच गया है, कि एक आम सहमति 50 तक बन रही है थियोरेटिकली, इम्प्लीमेंटेशन में तो हाल बहुत बुरा है। तो अब जो मर्दवादी लोग थे, जिन्हें जो थोड़े दिन पहले तक हमें घोर मर्दवादी लगते थे, अब स्त्री का स्पेस बनने लगा है, तो आज वो साहित्य लिखते हैं जिसमें 10 के स्केल में जेंडर सेंसिटाइजेशन दिखता है। तो वो भी एक मर्दवाद का बदलावा रूप है कि आज जब स्त्रियां अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही हैं, आज जब उनको कंट्रोल करने के साधन सिर्फ इतने हैं कि वो किसी पोस्ट में जाएंगी, कुछ करेंगी, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, बस बात नहीं करेगा और वो साइड होती चली जाएंगी। तो इस तरह की जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं वो करके जब वो अपने काम कर सकते हैं, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि आज वो ये वाली बात करते हैं अपनी कहानियों में कि स्त्री को भी दूध पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब आप आप एमए क्लास में जब फेमिनिज्म आ गया तो आप नर्सरी की बातें करना शुरू करते हो और सारा स्त्रीवाद का भी सारा क्रेडिट आप उठा के ले जा लेते हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि यहाँ पे कुछ लोग लिखने, पढ़ने, रिसर्च सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तो जब आप इस तरीके के अनुभव बताएं तो कुछ उन सूक्ष्म हिंसाओं की भी बात करें
क्योंकि इस समय हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ा हुआ है उसको ये बातें कम समझ में आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है इनमें से कोई एक ऑफिस जाती होगी, उसका सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए खत्म है कि उसके पुरुष साथी बात ही नहीं करते हैं उससे, कोई शोषण नहीं हो रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर एक मनुष्य की आपने पूरी अभिव्यक्ति घोट दी। जैसे हम कहते हैं कम बोलना नहीं मिलना भी अपने आप में एक मरने के ही समान होता है। तो मैं चाहूंगी कि जो आप अपने जब अनुभव शेयर करेंगे तो उसमें कुछ बारीक सूक्ष्म हिंसाओं की भी बातें कीजिए, जैसे उपेक्षा। जैसे मैंने कई बार देखा था कि जब स्त्रियां मंच में बोल रही होती हैं तो पुरुष लोग आपस में ऐसे बात करने लगते हैं जैसे अब तो किचन टॉक टाइप की बात हो रही है, अब हम क्या कर रहे हैं सुन के, वो बोल रही है। और ये इतनी बड़ी हिंसा मुझे अपने आप में लगती है कि मैंने एक बार कॉलेज में पूरा ऑर्गेनाइज करके बड़े बड़े लोग बुलाए थे और हमने सबने सोच लिया था कि जब ये बोलेंगे सबके फोन आ जाएंगे, सब ऐसा ही करेंगे और मॉडरेटर स्त्री होगी और जैसा ये करते हैं हम ऐसा करेंगे कि हम जब वाइंड अप करेंगे तो जैसे ही हमारा सारी बोली भी बात का सत्यानाश करते हैं अध्यक्षीय भाषण में, हम ये करेंगे। बट मेरी वो हालत हुई जैसे कि मैंने किसी की मर्डर की सोची होगी और हाथ में रिवॉल्वर आके हाथ कांप गए। इतनी बड़ी हिंसा है, मुझसे नहीं होगी। इशारों इशारों में सबको बोलना पड़ा, भाई मैं तो बैकआउट कर गई, मैं नहीं जा रही हूँ, कोई बोल रहा है तो हम सुने कैसे ना। तो जैसे ये मेरा अनुभव है कि मैंने जिंदगी में वो पहला क्षण था जब मुझे लगा कि नहीं सुनना कितनी बड़ी हिंसा है, क्योंकि मुझसे नहीं हुई। इट वॉज समथिंग लाइक कि मेरे से गोली नहीं चल रही है, मैं ट्रिगर नहीं दबा पा रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आपसे कि इस तरह की प्रोफेशनल पब्लिक स्फीयर की भी, घर की भी, हर तरह के उदाहरण लेते हुए अपनी बात कहिएगा। उसमें आपको पुरुष होने के नाते नुकसान वाले, प्रिविलेज वाले दोनों शामिल कर सकते हैं। जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो आपकी बातचीत का अगर हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि शालिनी जी ने पूछा कि अगर आप क्या आपकी स्त्री पार्टनर का जो है पत्नी और पति शब्द मैं बोलना अवॉइड करती हूँ, तो मैं पत्नी को ही स्त्री पार्टनर बोल रही हूँ, जिसको लोग पत्नी कहते हैं। तो अगर उसका कोई पहले शादी से पहले कोई प्रेम प्रसंग है तो क्या आप उसको ध्यान मतलब एक्सेप्ट कर पाते हैं? इस तरह की कुछ भी और बातें हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अजय जी से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मनोरमा जी ने। तो मुझे ऐसे लगता है कि ताराशंकर जी हैं, ताराशंकर जी के बाद मेरे ख्याल से प्रत्युष प्रशांत जी ने बोला था, प्रत्युष प्रशांत जी के बाद अजय कुमार जी ने। तो मुझे लगता है कि ताराशंकर जी ही पुकार लेंगे प्रत्युष जी को अपनी बात पूरी होने पे, और प्रशांत जी अजय जी को ऐसे। जी जी कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूँगा जो पिछली बार नहीं ऐड कर पाया था। दरअसल पुरुषों को इतने प्रिविलेज मिलते हैं और इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से मैंसप्लेनर बन जाता है। हर बात में उसे ज़बरदस्ती ओपिनियन देना है, ठीक है? नहीं भी आ रहा है तो भी वो जा कर के अपना एक्सप्लेनेशन देगा। मैंसप्लेनिंग एक वर्ड है जो बार-बार अब यूज़ किया जा रहा है कि वो बोलता बहुत ज़्यादा है। जहाँ उसकी राय नहीं दी जानी चाहिए या उसकी समझ नहीं है, वहाँ भी वो बोलेगा। वो स्वाभाविक रूप से समझता है कि मुझे पता है और या वो दिखाना चाहता है पता। तो एक तो मैंसप्लेनिंग हो गया। छोटी बातों से शुरू करते हैं जो आपने कहा था। ये मेल प्रिविलेज हँसने बोलने तक पर भी लागू है। जैसे कोई कहा जाता है, अरे यार क्या लड़कियों की तरह हँस रहा है, या जोर से लड़की हँस दे, क्या पुरुषों की तरह हँस रही है। मतलब हँसने में भी बैरियर है, यानी पुरुष कैसा भी हँसे उसकी हँसी पर रोक नहीं है, लड़की की हँसी पर रोक है। और मुस्कुराना ज़्यादा बेहतर बता दिया जाता है, खुल के हँसना नहीं, जबकि खुल के हँसना स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और वही सबसे बढ़िया उच्छ्वास है, जो भी आप कह लें अपने बायोलॉजिकल टर्म्स में। चलने-फिरने में आप जानते हैं, चाहे कैट वॉक की बात हो, रैंप वॉक की बात हो, अच्छे से चलना ये होता बैलेंस की तरह कि दोनों हाथ आगे-पीछे हों और बैलेंस बॉडी चले। चाल इतनी फिक्स कर दी गई है कि हाथ समेट कर चलना पड़ता है और वो चाल तक में यानी हँसना, बोलना, कपड़ों में तो कुछ कहना नहीं, हर किसी को पता है कि कपड़े पहनने में कहाँ आता है। आदमी त्रिपटिया वो पहन करके निक्कर पहन के घूम सकता है गाँव भर में, आधा नंगा, उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा और वो कर्मठ माना जाएगा कि कोई बात नहीं खेत से आया है। महिला भी खेत से आ सकती है, साड़ी में पसीने से लथपथ, वो नहीं घूम सकती ऐसा। ये मेल प्रिविलेज ही है कि वो कपड़े भी कैसे पहन ले, तो भी उस पर कोई ख़ास बुरा कमेंट नहीं आएगा। और छोटी-मोटी अगर बातें करें खाने-पीने में, खाने-पीने वाली बात बहुत सारे लोगों ने कही। मैं बार-बार अपने स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक लखपति घर में भी एक महिला कुपोषित होती है
और उस कुपोषण के पीछे यही एक बड़ा कारण है कि जो अच्छी चीजें हैं पहले घर के पुरुष सदस्यों को मिल जाएं, बचा खुचा आपको मिले तो बेहतर है, ठीक है। और उस कुपोषण का ये बड़ा कारण है। ऊपर से ऐसी चीजें लाद दी गई हैं, जब तक बहुत बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए तब तक आप बताओ ना कि आप बीमार हो। कुपोषण का ये भी एक बड़ा कारण है। ये भी मेल प्रिविलेज है कि मेल ये सारी चीज कह देता है, ठीक। अब एक जिस चीज पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आप लोगों का, छूट और मेल प्रिविलेज में फर्क है। महिलाओं को जो लिबर्टी थोड़ी बहुत मिली है, आजादी मिली है, वो छूट मिला है। वो आधी तो एहसान के तौर पर मिली है। पुरुषों ने एहसान के तौर पर, संरचना के तौर पर दी है कि जाओ एंजॉय करो इतना, और वो विथ कंडीशंस होती हैं। प्रिविलेजेस आपके कंडीशंस के साथ नहीं आते अपने फंडामेंटल स्वभाव में। अपने उस स्वभाव में प्रिविलेजेस क्या होते हैं? फ्री होते हैं। छूट महिलाओं को मिलती है वो कंडीशंस के साथ होती है। चलो इतना पढ़ लो, या तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन शादी हमारी मर्जी से करना, हमारी कास्ट में करना, फलाना रिलीजन में करना। ये जो बड़ी वाली कंडीशन है ना, वो एम्बिट तो बढ़ा देता है कि चलो यहां तक छूट दे देते हैं। वो प्रिविलेज नहीं है फीमेल का, दरअसल वो छूट दी गई है कंडीशंस के साथ, और छूट दी गई है, दी पर फोकस करें। ये कौन देता है? ये देने वाला जो भाव है ना, यही फर्क पैदा करता है। हम में से तमाम लोग ऐसे घरों से हो सकते हैं जिनमें वो संरचना ना रही हो कि मेल प्रिविलेज बहुत ज्यादा साफ साफ दिख रहा हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ज्यादातर मेल प्रिविलेज इनविजिबल है, आप उसको देख नहीं पाते हो, लेकिन जब बहुत महीन नजर रखेंगे ना तब वो साफ साफ दिखता है। जैसे पुरुषों का आगे बढ़ के बिना कहे कई बार महिलाओं के लिए स्टैंड ले लेना या उनके लिए लड़ लेना, ये भी मेल प्रिविलेज का हिस्सा है कि आप स्टैंड लेने की स्थिति में हैं, आप उनके लिए। और ये भी मेल प्रिविलेज है कि ये कहना कि हम चौका चूल्हा करना नहीं जानते, ये खुल के कहना ना, निधड़क की बात, इस बात को कहना। महेश पुनेठा जी ने कमेंट किया था, बिल्कुल सहमत हूं, ये कहना भी मेल प्रिविलेज है कि हमें ये नहीं आता, ठीक है। कुछ और बातें जो मैं कहता हूं, रंग रूप वाली भी बातें, मैं साफ साफ कहता हूं मेल प्रिविलेज एक पैकेज है, ठीक है। इस पैकेज का लाभ उस पुरुष को सबसे ज्यादा मिलेगा जो सबसे ज्यादा मैस्कुलिन तरीके से उस कैटेगरी में फिट होगा। यानी वो अपर कास्ट हो, बलिष्ठ हो, मतलब 6 फीट का हो, लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा वो हो, गोरा हो, ये सारी कैटेगरी हैं। अब इन सारी चीजें रहे तब वो फुल पैकेज उठाएगा उसका, ठीक है। यानी मेल प्रिविलेज के ज्यादातर पैकेज वो उठा लेगा। बाकी अगर पुरुषों में कोई कमजोर है तो दूसरे पुरुष साथियों से वो प्रिविलेज में कम रहेगा, लेकिन महिलाओं के बरक्स वो हमेशा ऊपर रहेगा। पुरुष होने के नाते वो कितना भी प्रिविलेज्ड हो पुरुषों में, लेकिन वो महिलाओं से तब भी ऊपर रहेगा, और भी साथियों ने ये बात कही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी हम एनालाइज करें, हम हो सकता है किसी ऐसे घर में हो जहां स्थिति उतनी बुरी ना रही हो, यानी पेट्रियार्की उतना बुरा प्ले ना कर रही हो, लेकिन वो बहुत महीन प्ले होता है। वो खेल ही इतनी महीन संरचना है कि पेट्रियार्की लड़ाती है बड़े कायदे से। आपने देखा होगा देवरानी को जेठानी से लड़ाएगा, बहू को सास से लड़ा देगा, ननद को भौजाई से लड़ा देगा। ये जो पावर का झगड़ा है, ये महिला को महिला से लड़ा करके घर में रखेगा। जो सबसे बड़ी शर्त होती है इस लड़ाई में कि आप लड़ झगड़ लो, लेकिन घर के बाहर क्लेम करने मत जाओ कोई चीज, ना तो आजादी, ना घूमने फिरने की, ना डिसीजन मेकिंग की। जो भी लड़ना हो लड़ लो। अब महिला के लिए एक ही स्पेस बचता है जहां वो अपनी पहचान स्टैब्लिश करे। कई बार इसीलिए लोग गलत फहमी में कह देते महिला की दुश्मन होती है। नहीं जी, महिला हो सकता है अपनी कन्या भ्रूण हत्या करे। ये प्रेशर किसने डाला उसके ऊपर कि मेल चाइल्ड चाहिए, पुत्र चाहिए? वो खुद कर रही है क्या? बात यह है कि जब आप पितृसत्ता अपने टेंटिकल से, यानी अपने जाल से वो काम करवाती है, वो भी आप समझने की कोशिश करिए, वरना हम यही कहते पाए जाएंगे कि महिला की दुश्मन है, जो कि एकदम फर्जी बात है। मैं पढ़ाता हूं जियोग्राफी, उसमें भी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस विशुद्ध टेक्निकल चीज पढ़ाता हूं मैं, लेकिन ऐसी कोई क्लास नहीं जाती जहां 10 मिनट का जेंडर सेंसिटाइजेशन मैं ना करूं। और वो उदाहरण मैं घर से उठाता हूं, छोटे मोटे उदाहरण उठाता हूं कि आप लोग घर से बाहर पढ़ने आए हैं दिल्ली, आप लोगों को माँ के हाथ का खाना याद आ रहा होगा, क्योंकि पापा ने बनाया नहीं है कभी, आपको उतना खिलाया नहीं, तो पापा के हाथ का खाना नहीं याद आएगा, मम्मी के हाथ का ही याद आएगा। सोच के देखिए। या कई बार ऐसे बोलता हूं कि ये प्रिविलेज आपको है कि आप यही सोचें
दैट मीन्स आपकी जो पर्सनैलिटी आज बनी है, अगर आपको लगता है कि आपने किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं किया, किसी महिला के प्रति, तो हो सकता है पर्सनली आपने कुछ ना किया हो, इनडायरेक्टली आप सहभागी हैं उनके सबऑर्डिनेशन में, उनके अधीनस्थ होने में आप सहभागी हैं। इसलिए अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम उस बात को स्वीकार कर लें कि समाज में ये चीज है, और उसके कहे या अनकहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो उपभोग करने वाला होता, उपभोक्ता आप हैं एज अ मेल। ठीक है, आप पर्सनली गलत हो सकता ना हो, लेकिन आप उस डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट हैं। और अभी किसी का एक कमेंट था, वो मैं भूल गया कमेंट। ठीक है, जो मैं कहना चाहता था, उन्होंने कुछ रंग रूप की बात की थी। ठीक है, ये जो पैकेज में कहना था, सॉरी याद आ गया, मेल प्रिविलेज जो एक पैकेज है, उस पैकेज की मैं बात करता था कि बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे पुरुषों को, कि उनको पैकेज का लाभ थोड़ा कम मिला, यानी उतने प्रिविलेजेस का लाभ नहीं मिला, तो उन्हें लगने लगता है कहीं ना कहीं कि उनके घर में बराबरी है, जबकि असल में वो बराबरी है नहीं। या संभव है कि आपके घर में उतनी गैर बराबरी ना हो, लेकिन समाज को रिप्रेजेंट आपका घर शायद नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहा जाता है, मैं साफ साफ देखता हूं, जो कैटेगराइजेशन समाज में है उसके हिसाब से प्रिविलेज भी चलते हैं। गरीबी भी तय करती है आपके प्रिविलेज, कास्ट तो तय करता ही है सबसे अधिक, आप जानते ही हैं। रिलीजन भी तय करता है, आपकी उम्र भी तय करती है। इवन मैंने कास्ट के आधार पर जो महिला पुरुष दोनों प्रिविलेज्ड नहीं है, जिनका शोषण होता है, उनमें भी बागडोर पुरुषों के हाथ में होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गरीब घर की औरतों का उतना शोषण नहीं होता। ये दरअसल बहुत पुराना रिसर्च था, वो अब जस्टिफाइड नहीं है। बात यह है कि जब घर में खाने को लाले हैं तो मजबूरन महिला पुरुष दोनों को बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए। दोनों का बाहर निकलना काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो समानता हो, इस बात को आप ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि हर आदिवासी समाज में भी समानता हो। तमाम आदिवासी दोस्त ये बात बता रही हैं आज के डेट में। हाँ, कुछ आदिवासी समाज बहुत बराबर हैं, जेंडर इक्वलिटी वहां पर है। मुख्य धारा वाली किसी भी समाज में बराबरी नहीं है, ये बात मोटा मोटी हम मान के चलें। तो इतनी चीजें तो हम मान के चलने कि आपको जब स्टैंड लेना पड़े तब आप स्टैंड कैसे लें। अदरवाइज क्या होता, पुरुषों को जब याद दिलाने लगो ना कि इतने प्रिविलेज आपको मिले हैं, तो इतने आदी हो चुके हैं पुरुष उन प्रिविलेजेस के कि उसकी याद दिलाना भी उन्हें लगता है कि उनका शोषण उल्टा होने लगा, उन्हें लगता है उनका छीना जाने लगा। जबकि बस याद दिलाया जाता है कि ये प्रिविलेज आपको पुरुष होने की वजह से मिले हैं, ये महिलाओं को भी मिलना चाहिए, स्वतंत्र रूप से सबको मिलना चाहिए। इतनी सी बात करने पर भी पुरुषों को लगता है कि महिलाएं उनका हक छीन रही हैं, इसलिए फेमिनिस्ट लोगों के अगेंस्ट में कुछ वर्ड निकाल के चलते हैं, अल्ट्रा फेमिनिस्ट, स्यूडो फेमिनिस्ट, जबकि इस तरह का कुछ वर्ड ही नहीं होता। ये वो लोग निकाले हुए हैं जिनको या तो फेमिनिज्म की समझ नहीं है, या तो अपने प्रिविलेज को उन्हें ढकना है, जस्टिफाई करना है। तो उस प्रिविलेज को जस्टिफिकेशन के बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में गढ़े जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूं, या तो आप एहसान दिलाते हैं अपने अच्छे होने का, मत करिए ये। आप प्रिविलेज्ड हैं और उस प्रिविलेज का फायदा उठा करके अपने घर की या आसपास की महिला सदस्यों को, सहकर्मियों की मदद कर पाते हैं, तो इसमें एहसान दिखाने वाली बात है नहीं। या आपको प्रिविलेज है तभी ये कर पा रहे हैं, यानी साथ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसका क्रेडिट पुरुषों को मैं ये इसलिए मैं बार बार टोकता हूं कि जितना वो मदद नहीं करते उससे ज्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है, तो जो मेल प्रिविलेज का नुकसान है उस पर मैं बोलने से इसीलिए बचता हूं कि अगर मैं नुकसान बताने लगूं तो आधे लोग इसी में फूल के कुप्पा हो जाएंगे कि हमें भी बड़ा नुकसान है मेल प्रिविलेज का। बड़ा नुकसान नहीं है, मेल प्रिविलेज का आपको छोटा नुकसान है। हाँ, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि पेट्रियार्की, पितृसत्ता ओवरऑल दोनों लोगों को नुकसान पहुंचाती है, अनुपात में बहुत फर्क है। कोई ये ना कहे बराबर नुकसान पहुंचाती है, अनुपात में बहुत फर्क है। इसलिए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं, अनुपात का ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी हम प्रिविलेज की बात करें। नुकसान कुछ होगा, नुकसान जैसे मैं बहुत छोटी बात बताता हूं लोगों को। 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में रेजर लेकर के मूछ हमने छील दी। आइडिया क्या था कि अगली बार जब दाढ़ी आएगी तो मोटे बाल आएंगे, यानी मर्द वाली कैटेगरी में जल्दी फिट हो जाऊंगा। ये जो प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड किया गया या सारे पुरुषों के ऊपर बिल्ड किया गया,
या 17-18 साल की उम्र में एक लड़का जिम ज्वाइन कर लेता है कि 6 पैक एब्स बनाएंगे, और उसने सुन रखा है इधर उधर से कि ये हमारी डिमांड बढ़ाएगा। डिमांड किसे? महिलाओं की तरफ से। ये सब उसके प्रिविलेज हैं। ये प्रिविलेज जो उसे मेल होने के तमाम मिले थे, पेट्रियार्की दूसरे तरीके से पैसा वसूलती है आपसे। ये वसूलना हुआ। पेट्रियार्की ऐसे वसूलती है, आपके ऊपर प्रेशर डालेगी मोटी आवाज की, प्रेशर डालेगी बाइसेप्स की, प्रेशर डालेगी सीने पर बाल भिरे, प्रेशर डालेगी कि आपके ये बाह मोटे रहे, प्रेशर डालेगी कि आपकी मूछें घनी आए, अदरवाइज आप फेमिनिन कहो जाओ। ये प्रेशर डालता है पेट्रियार्की। मेल प्रिविलेज इसको हम नहीं कहेंगे, मेल प्रिविलेज का घाटा इसे हम नहीं कहेंगे। छोटे मोटे घाटे होते हैं, उस पर बात करने का कोई खास तुक मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा। जब बहुत बारीक लेवल पर जाएंगे तो कभी कभी हम बात करते हैं। जी धन्यवाद ताराशंकर जी, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। बेसिकली इसको घाटा नहीं बोल रहे हैं, ये फीस थोड़ा सा वो होता है ना, जरा सा इंश्योरेंस वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा पे करते हो, जरा सा पे कर रहे हैं बहुत सारे के लिए। जी प्रत्युष जी, हम आपसे बात करेंगे, और आपको अगर याद आ रहे हो, मैं बाकी सबके लिए भी कह रही हूँ, तो आप थोड़ा बहुत वो चीजें, मैं तो बस याद दिला रही हूँ अगर सच है तो। जैसे कि हमारे घर, मतलब मेरे पापा जैसे काफी आलसी थे, तो लोगों को लगता है कि घर वालों को कि उनका व्यक्तिगत नेचर है, तो किसी का वो आलस, किसी का गुस्सा, किसी का कुछ भी है, तो जो मूड है वो भी अपने आप में एक बच्चे की तरह हम पाल ले जाते हैं। जैसे मेरे को कभी जेंडर वाली अक्कल नहीं आई, बट मुझे ये फीलिंग आती थी, एक पापा रहते हैं, एक पापा का मूड रहता है, एक भाई है, एक भाई का मूड है, तो मेरे लिए वो जो मूड है वो एक अलग से एक मेंबर की तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आप उसको पाल ले जाते हो, पितृसत्ता आपका कैसा भी मूड पाल ले जाती है। स्त्रियां इतनी मूडी नहीं हो पाती हैं। तो मुझे आपसे, अगर आप चाहें तो इसको, इस एंगल को भी शामिल कर सकते हैं अपनी बात में सारे लोग। जी प्रत्युष जी। अब आइए आपकी आवाज। हाँ बिल्कुल, तारा जी ने प्रिविलेज होने के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, और वो बात सही है कि महिलाओं का अपना कोई मूड नहीं होता, महिलाओं का अपना कुछ भी नहीं होता, उनकी अपनी भूख नहीं होती, उनके अपना स्वाद नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो पुरुषों से तय है, और उसी के आधार पे चीजें संचालित करने की कोशिश हमेशा से होती रही है। संजीव दान ने अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जब आपके सामने अचानक से प्रकट होती है तो वो कितना बड़ा आपको सेटबैक देती है। अपने रिसर्च के दौरान मैंने आउटलुक मैगजीन में 1998 में एक रिसर्च आई थी कि 80 के दशक में कितनी महिलाएं पेट के अंदर और मारी गई, और पेट जन्मने के बाद उनको नमक चढ़ा दिया गया। अनबॉर्न डॉटर्स करके स्टोरी आई थी। मेरा भी बर्थ उसी समय में का है। जब मैंने अपनी माँ से और पिताजी से पूछा कि इस तरह की कोई चीजें आपको पता चली थी कि मेरे बर्थ के समय में, उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारे बर्थ के समय में तुम्हारी कॉलोनी में 6-7 लड़कियों को जन्मने के बाद नमक चढ़ा दिया गया था। तो तुम पैदा ही हुए हो तो तुम्हारा ये प्रिविलेज है, तुम आज हमसे बात कर पा रहे हो तो तुम प्रिविलेज हो, तभी तुम बात कर पा रहे हो, नहीं तो वो समय ही नहीं कितनी लड़कियों को मारा गया। और वो डाटा कहता है कि उस समय भारत में शायद 5 लाख बच्चियां जो है नमक चटा के मारी गई थी। तो उस समय उन चीजों पे ही, और जब आप थोड़ी सी समझदारी लेते हैं, मतलब आप कभी ये कोई भी पुरुष पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता है कि वो फेमिनिस्ट है, वो संवेदनशील होने की प्रक्रिया में है, वो चीजों को समझ रहा है, अपने को बेहतर कर रहा है, क्योंकि वो जिस सामाजिक रंग से पला बढ़ा है, जिस सामाजिक रंग से खुद, वो कभी ना कभी अपने आप सामने आ जाती है। आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप पैट्रियार्कल बिहेवियर का पार्ट बन जाते हैं। उस पूरे सिचुएशन में जब आप महिलाओं के विषय पे काम करने के लिए निकलते हैं, जो मेरी साथ सबसे बड़ी दिक्कत हुई, मैं जिस भी लाइब्रेरी में भी गया, जिस भी लोगों से बात किया, सभी बार बार यही कहते थे कि पुरुष होकर तुम महिलाओं के विषय पे क्यों काम कर रहे हो, क्या जरूरत है, ये महिलाओं का विषय है, महिलाओं पे काम करने दो। तो ये परेशानियां, इन परेशानियों के बीच में जेंडर सेंसिटिव होना और जेंडर विषयों पे काम करना भी चुनौती बन जाती है। जब आपके सामने दोनों तरह की चीजें चल रही हैं, आप खुद को भी सेंसिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी बहुत अधिक ये करना चाहते हैं कि आप बेहतर नागरिक बने, बेहतर सिटीजन बने, बेहतर बिहेवियर से सोसाइटी का निर्माण करें, लेकिन जिस पूरे ऑरा में आप रह रहे हैं वो बार बार आपको पुशबैक भी कर रही है।
वहां पे आप जाके इन चीजों को जब एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, पहले कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे कामयाबी मिलती है। मैंने देखा कि मैंने अपने रिसर्च के दौरान, एमफिल पीएचडी के दौरान अपने आसपास के जितने पुरुषों को भी अपनी चीजें बताई, मैं जो पढ़ता था समझाई, समझदारी विकसित हुई। और उस समय मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ी बेईमानी की है। ना स्कूल में हमको कभी ये बताया गया कि आपको जेंडर सेंसिटिव कैसे होना है, ना कॉलेजों में बताया गया कि आपको जेंडर सेंसिटिव कैसे होना है। जब हम लोग बेहतर साहित्य और बेहतर परिवेश के दायरे में आए तो इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, और सोचने के बाद भी आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कितनी अधिक हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बातें समझना और उसका लाभ लेना दोनों अलग तरह की स्थिति है। तो अभी मैं इतनी बातें कहूंगा, फिर बाद में जोड़ता रहूंगा आगे। अजय जी मेरे बात जो कह रहे थे वो कुछ जोड़ सकते हैं जी। तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से रख लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको सुन करके। ताराशंकर की बातों से 100% सहमत होते हुए, प्रतीश भाई की बातों से 100% सहमत होते हुए, एक असहमति मुझे है ताराशंकर जी ने जो बात कही थी। मुझे याद है कि 16 साल की उम्र में पहली बार रेजर उठाने पे मेरे पिताजी ने मेरी पिटाई कर दी थी, कहते हुए आज एक बार लगा रहे हो, कल मजबूरी हो जाएगी, रोज करना पड़ेगा, पढ़ोगे कि शेव करते रहोगे। वहीं पे मुझे रोक दिया गया था। बट इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। 16-17 साल की उम्र के बाद सिर्फ लड़के ही नहीं इस तरह से कोशिश करते हैं कि वो किसी लड़की कोई लड़की उनकी तरफ आकर्षित हो, बल्कि लड़कियां भी ये काम करते हैं। ये तो सहज है, ये प्राकृतिक है। इसमें मेरे ख्याल से उस चीज मतलब पितृसत्ता का ऐसा कोई खास महत्व नहीं होता है। बाकी सारी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। अपनी बात कहने के लिए 2 सवाल मेरे लिए आए थे और मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। एक सवाल था खेल में रंग को लेकर के, जिसको मैं दूसरा मनोरमा का सवाल है। मनोरमा के सवाल पे बाद पे आऊंगा कि लंबी का चीज हो जाएगी ये। पहले मैं रंग वाली बात करूं कि रंग वाली बात बिल्कुल सच है। ये मेरी माँ का ज्यादा कंसर्न हुआ करता था। जब मेरी बहनें खेलने जाती थी तो मेरी माँ का कंसर्न हुआ करता था कि धूप में जाओगी, रंग काला हो जाएगा, तो फिर शादी नहीं होगी। तो मेरे घर में मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें घर के अंदर देखने को नहीं मिली है मुझे। मेरे घर में ही मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, उन रंग में वो गोरी थी। जो दूसरे नंबर की दीदी थी वो मेरे रंग पे थी, थोड़ी सांवली थी। उसके बाद की दोनों छोटी बहनें जो जिनका खेल की तरफ इंटरेस्ट था, वो लोग रंग पे गोरी थी। तो मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो माँ को जवाब दिया करती थी कि जब उस दीदी की शादी हो सकती है, उनका नाम रीता है, और रीता दीदी की शादी हो सकती है तो मेरी भी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उसने खेलना बंद नहीं किया इस बात का। तो होता है समाज में लोग इस तरह की बात करते हैं, खास करके अपने लोग चिंतित रहते हैं शादी ब्याह को लेकर के। वो एक तरह का फिर से पैट्रियार्की का ही पार्ट मान सकते हैं उसको, तो वो होता तो है। अब दूसरी बात मैं करूंगा जो मनोरमा ने बात किया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के कि आप कितना चिंतित रहते हैं, उसकी वजह से आप क्या क्या स्टेप लेते हैं और कितने प्रोटेक्टिव रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो मनोरमा जिनकी बात कर रही हैं वो महिलाएं हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, या मैं इसको एक जनरलाइज करके देखूं अगर, तो आप लोग जिनसे प्यार करते हैं वो आपके घर की महिलाएं हो सकती हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जिस समाज में थ्योरेटिकल बात करना बहुत अच्छा लगता है, बोल सकते हैं कि हाँ पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बहनों की बात करूं अगर, तो जिस टाउनशिप में हम लोग रहते थे वो कुछ 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। वो भी अच्छा खासा बड़ा एरिया था। घर से कोई निकलता है अगर 1 किलोमीटर दूर जाता तो शायद घर वालों को नहीं दिखता है कि वो कहाँ पे है और किस स्थिति में है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बना हुआ था। वहां का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा था, लोगों को पता था कि भाई दोस्त है वहां पे, इधर उधर कोई भी अनजान आदमी आकर किसी तरह का नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकता है, तो उसके लिए उतना कंसर्न नहीं होते थे। तो टाउनशिप के अंदर मेरी बहनें कहीं जाती थी तो उसमें कोई रुकावट नहीं था, कोई मनाही नहीं थी, कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही वो बात करते थे टाउनशिप से बाहर जाने का, तो मैं उनसे छोटा होने के बावजूद मुझे उनके साथ लगा दिया जाता था कि तुम दीदी के साथ जाओ। तो शायद कहीं ना कहीं वही भाव मेरे अंदर भी आया है। मैं आज के समाज को लेकर के, जिस तरह की सोच समाज की है, जितना वनरेबल आज की डेट में वुमेन्स होती हैं बाहर अनजान जगह पे जा करके, वो सोचते हुए एक डर की अनुभूति करता हूँ।
लेकिन वो डर जो है वो कहीं जो महिलाएं हैं, जो मेरे घर की औरतें हैं, वो औरतें जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उन औरतों को कोई रुकावट ना बने, इसकी भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या स्टेप मैं ले सकता हूँ? कोई कहीं बाहर जा रहा है तो जगह बता दे कहाँ जा रहा है। अगर वो कोई टैक्सी या कोई ऑटो ले रहा है तो वहां पे थोड़ा सा नाटकीय ढंग से फोन निकाल करके बोलना कि मैं इस ऑटो में बैठ रही हूँ, इसका ऑटो का नंबर ये है, ये सब बता देना। बेशक फोन ना लगाए, लेकिन वो सब बोले ताकि अगले आदमी को डर रहे कि वो किसी को बता रही है कि मेरा ऑटो का नंबर क्या है। उस डर की वजह से वो भी थोड़ा सतर्क रहे। इस तरह की प्रिकॉशंस मैं लेता जरूर हूँ और काफी हद तक रोकता हूँ चीजों को। मेरे ख्याल से सिर्फ उसकी बात नहीं, मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर। जो बोलते हैं ना कि आप बाहर जाओ, आप नुकसान उठा लो, उससे अच्छा आप सतर्क रहो चीजों से। तो आप जैसे सोच रखते हैं, पूरा समाज वैसी सोच नहीं रखता, बाहर की दुनिया वैसी सोच नहीं रखती है आपके लिए। तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ नुकसान होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसके मद्देनजर मैं थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न जरूर रहता हूँ। हाँ, बिकॉज मैंने ये देखा हुआ है अपने ही घर में, अपनी जगहों पे, कि बाकी लोग लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में किस तरह की सोचते हैं। और शायद मैं बात को मैं सही जवाब दे पा रहा हूँ। और जो आप छोटी छोटी बातें हैं, जिसको हिंदी में आपने बहुत अच्छे से कहा, माफ कीजिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते जबान थोड़ी अंग्रेजी में ज्यादा ट्विस्ट हो गई है, हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन आपने छोटी चीजों की बात करी जो इम्पैक्ट करता है महिलाओं को, तो उसमें मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे उसमें भी, जब मैं काम करने के लिए बाहर निकला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया काम करने के लिए, अब उसको पुरुषों की मजबूरी समझिए या आप उनकी समझ समझिए, जो समझ लीजिए। मेरे आसपास तो महिलाएं हमेशा वैसी रही हैं जो ओपनली, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ सिगरेट पीने के लिए, तो वो मेरे साथ जाके सिगरेट पीती थी। और सच बताऊं तो मुझ पे उसका कोई असर नहीं पड़ता था कि वो क्या, हाँ, मेरे घर की कोई महिला अगर सिगरेट पीती है तो मुझ पे उतना ही असर पड़ेगा जितना कि मेरे सिगरेट पीने पे उस पे असर पड़ेगा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना ही असर पड़ता है। तो मैंने ये सारी चीजें देखी हुई है, मना ही नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर होता था कि जब महिला ग्रुप में होती थी तो हमारा बातचीत करने का लहजा अलग होता था, हम अलग तरह से बात करते थे। और वहां से हटने के बाद ज्यादा परसेंटेज जो पुरुषों की होती थी उस तरह से थे जो उसको मतलब उस महिला के प्रेजेंस को मॉक करते थे, मतलब उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी कही बातों पे हंसते थे, उसको उतना तवज्जो नहीं देते थे। तो ये अगर शायद उस महिला के सामने हुई होती तो जरूर मैं इसको हिंसा का एक प्रकार मान सकता हूँ। बात तो अजय जी, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। आपको लगता है ऐसा कि आप ज्यादा अच्छा नहीं बोल रहे हैं, पर आप बहुत स्पष्ट बोल पा रहे हैं। मैं बाकी सबसे निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा शॉर्ट तो मतलब हम 6 बजे वाइंड अप करेंगे कार्यक्रम को, तो उतनी बात तो आप रख ही सकते हैं। तो अभिमन्यु जी फिर पुकार लीजिएगा अपने बाद ना। नहीं, संदीप मील जी आप जुड़े हुए हैं? संदीप जी क्या आप हैं? संदीप जी अभी नहीं है। तो हाँ, अभिमन्यु जी आप पुकार लीजिएगा अपने बाद। अगर संदीप मिल होंगे तो उनको, नहीं तो फिर अरुण जी थे आपके बाद शायद जी। संजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? वाइंड अप वही अपनी क्लोजिंग टिप्पणी के साथ ही सारे बोल। हाँ जी, और लोगों से बात करवाइए जो हैं, जो कंटिन्यूटी में सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी अरुण जी 5:55 तक बातचीत खत्म हो जानी चाहिए ताकि 6 बजे। मैं बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में जो है अपनी बात रखूंगा। मैं 2 चीजों के ऊपर, एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हुई है, प्रत्युष जी ने जो कहा कि बिल्कुल प्रत्युष जी 1980s में हम लोग जो है लगभग साथ ही जन्मे हैं और लगभग पढ़ाई लिखाई भी साथ है। लेकिन ये देखिए कि 2021-2022 में आकर के और हम जेंडर सेंसिटाइजेशन मुद्दों के ऊपर केवल जो है अभी बात कर रहे हैं, क्लासरूम्स तक ये चीजें कब पहुंचेंगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय इस मामले में थोड़े से बेटर है, और वो बेटर इसलिए है कि वहां पर चूंकि एजुकेशन का सिस्टम इस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से गढ़ा गया है कि वहां महिला और पुरुष जो है वो दोनों ही साथ हैं। वरना एक हमारा टाइम के स्कूल्स होते थे कि गर्ल्स का एक सेक्शन अलग बना दीजिए, बॉयज का एक सेक्शन ही अलग बना दीजिए, दोनों को बिल्कुल आप अलग रख करके जो है एजुकेशन दी जा रही है। वहां सेंसिटाइज नहीं हो पाती। लेकिन माफ कीजिएगा, किसी का माइक जो है ऑन है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप बोलना जारी रखिए, मैं देख रही हूँ।
आप बोल जारी रखिए प्लीज। हाँ। तो अब जो जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर के एक अवेयरनेस जो आ जानी चाहिए थी 21वीं सदी तक, वो हम अभी तक अपने क्लासरूम्स में लाने में सफल नहीं हुए। इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, मैं उन सभी कारणों के पीछे नहीं जाना चाहूंगा, मैं चूंकि बातचीत का दायरा जो है संक्षिप्त हो गया है। तो सेंसिटाइज होना चाहिए सोसाइटी को, अब तक हो जाना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कास्ट को लेकर के अब तक हमें डिकास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कास्टिज्म जो है अगर आप देखेंगे तो वो और गहरा होता जा रहा है। जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये मुद्दे इतने आसानी से जो है सुलझने वाले नहीं है। उल्टा ये और लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये और पेचीदा होते जा रहे हैं। बिल्कुल। सेंसिटाइजेशन का मुद्दा भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भटक करके ऐसे ही किसी मसले में उलझ गया है। जी। दूसरी बात कि आज ही हम अपने विद्यालय के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे विश्व महिला दिवस को। मेरे विद्यालय में एक अच्छी बात यह है कि वहां पुरुष अल्पसंख्यक है, लगभग स्त्रियां जो हैं वो 55 के स्टाफ में से 20 ही पुरुष हैं और स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके एक चीज मैंने देखी है कि जितने आउटसोर्सिंग वाले जो वर्क है स्कूल के, या जो एक लेट आवर्स तक वर्क करने का जो काम है, वो सारा का सारा जो है मेल स्टाफ को ही मिलता है। फीमेल स्टाफ को जो है क्या तो वो डिनाई करती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डिनाई करती है, मैं बिल्कुल इस बात, क्योंकि मेरी सहकर्मी भी हो सकता है कि इस चर्चा को सुन रहे हो, तो वो कुछ लोग तो आगे बढ़कर के अभी लेते हैं, लेकिन 80% ऐसे चीजें होती हैं कि वहां डिनाई हो जाता है। और वो डिनाई इसलिए नहीं होता, देखिए पैट्रियार्की यहाँ भी बहुत, जैसे कि तारा भाई ने अभी बात की कि वो एक अपने सूक्ष्म स्तर पर जाकर के वो काम करती है। वहां पर अगर महिला 2 बजे की छुट्टी है और 2 से 2:30 के बीच अगर वो पहुंच रही है अपने टाइम पर, कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर 2:30 से 3 भी अगर बजते हैं तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसके सामने होता है कि आज लेट क्यों हुए। ये इसके पीछे बिल्कुल एक पैट्रियार्की का जो है कि ठीक है, हमने आपको घर से बाहर जाना और एक वर्क कल्चर की इजाजत तो दे दी है, लेकिन अभी तक आपको ये इजाजत नहीं है कि आप लेट आए, आप लेट आवर्स बिना बताए जो है वर्क करें। तो पैट्रियार्की जो है ये गहन उसमें बैठी हुई है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी देखता हूं कि महिलाओं का जो शोषण है, कि जब पहले पितृसत्ता ने डिसाइड किया कि भाई पुरुष बाहर के काम संभालेगा और महिलाएं घर के काम करेंगे, 50-50 का अपनी तरफ से उन्होंने एक रेशियो बना करके जो है दे दिया समाज को। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में हमारा समाज आता है, वहां वर्क कल्चर जब महिलाओं के लिए डेवलप होने लगा, तो वहां पर महिलाओं का काम कम नहीं हुआ, अपितु 6 से 8 घंटे, या अगर देखा जाए कि जो कॉर्पोरेट उसके अंदर है तो वहां 8 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है काम। तो ये 6, 8, 10 घंटे जो है ये अलग से डिसाइड कर दिए गए हैं कि आपको घर के काम तो करने ही हैं, इसके अलावा इसके इतर आपको ये सब काम भी करने होंगे। तो ये बड़ा सूक्ष्म लेवल है। और फेमिनिस्ट तो जो जहां तक अभी ये बात भी हुई कि पुरुष जो है बिल्कुल जो है पुरुष फेमिनिस्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आज भी हम लोग एक ये प्रिविलेज ले ही लेते हैं कि हाँ मैं थका हुआ हूं, काम आप कर दीजिए। ये भी एक तरीके का प्रिविलेज है। हो सकता है कि सामने वाला भी थका हुआ हो, लेकिन उसकी थकान की चिंता किसी को नहीं होती। जी। तो बिल्कुल मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त करना चाहूंगा। संजीव भाई। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं अभिमन्यु जी और विवेक सिन्हा जी आपसे भी एक क्लोजिंग टिप्पणी चाहती हूँ। अगर आप ट्राई कर रहे हैं जुड़ने की तो अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम। संजीव जी भी बहुत शॉर्ट में टिप्पणी करेंगे। इस बीच अगर मुझे एक आध सवाल बाकी दोनों गेस्ट से भी एक मतलब मैं क्लोजिंग टिप्पणी तो आधा मिनट की लेना चाहूंगी आपसे सभी से। तो इस बीच अगर अभिमन्यु जी और विवेक जी जुड़ पाते हैं तो अच्छा रहेगा। जी संजीव जी। जी रश्मि, मैं थोड़ा थोड़ा आशान्वित भी हूँ कि चीजें जिसको ताराशंकर ने कहा कि कई बार पुरुषों को लगता है कि, और वो ऐसा होता है कि उनको थोड़ा कम प्रिविलेज मिला है तो वो समझते हैं कि हमारे घर में एक समानता का माहौल है। तो एक स्थिति ऐसी भी होती है। लेकिन इसके अलावा
मैं बहुत आश्वस्त रहता हूँ। इस 70 साल के जुमले के बीच तो और ज्यादा आश्वस्त हो गया हूँ आजकल कि डेमोक्रेसी ने और डेमोक्रेसी के बहुत सारे सेक्टर्स ने अपने काम करने शुरू किए हैं। आधुनिकता रफ्ता रफ्ता ही सही, डेमोक्रेसी का अपना स्वरूप रफ्ता रफ्ता ही सही, तो घर थोड़े थोड़े डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। और जरूरत यह है कि एक पुरुष को ह्यूमन बनाया जाए, और ब्राह्मण पुरुष है, अपर कास्ट पुरुष है, तो उसको ह्यूमन बनाया जाए, और उसके लिए सेंसिटाइजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक अच्छी बात है कि तारा की ही बात फिर मैं कहूँ कि इनका काम भी सेंसिटाइजेशन का है, स्कूलों में बात करना। और पाठ्य पुस्तक तो छोड़ दीजिए, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसकी मनोसंरचना को कल्चरली कंस्ट्रक्ट बचपन से ही किया जाता है, और वो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हुआ हो, मतलब पाठ्य पुस्तकों से गुजरा हो या ना गुजरा हो, पाठ्य पुस्तकों को होना। और पिछले 10 साल से स्थिति ये हो गई कि जो विचारधारा हावी है वो महिलाओं के बारे में तय है कि उनको उधर जाना चाहिए घर में। कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी आए हैं कि उनकी नौकरियां करने से पुरुषों की नौकरियां घट रही हैं। विवेक जी ने बहुत बढ़िया चिन्हित किया कि बाहर चूंकि मोबिलिटी उनकी है, नौकरियां करने या पढ़ने या दूसरे देशों में आगे आ रही हैं, तो इस कारण से एक समाज में फर्क पड़ा है। तो ये इसकी बहुत सबसे बड़ी जरूरत है कि उनकी मोबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और पिछले 7, 8, 10 सालों से जो विचारधारा हावी है वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और चूंकि यहाँ बहुसंख्या में हिंदू महिलाएं हैं, तो हिंदू महिलाओं के बीच कोई सुधार संभव ही नहीं है, किसी भी तरह की कोई बातचीत संभव नहीं है। हिंदू पुरुषों को आप लिबरल बना ही नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और एक जो छवि जो गवर्नमेंट के स्तर पे भी और जो कल्चरल स्तर पे और कल्चरल संगठनों के स्तर पे जो पुरुष की माचो मैन वाली जो छवि है, जो अब तो राम प्रतीक ही, जो अक्सर इस पर बात भी कई बार हुई है, कई लेख भी लिखे गए हैं कि सीता गायब हो गई है, वो धनुष बाण लिए हुए और 6 पैक वाला राम अब आदर्श है। तो पुरुष ऐसे बनाए जा रहे हैं, तो ये मुश्किल है। कुल मिलाकर के आशान्वित हूं कि डेमोक्रेसी काम कर रही है, चीजें उसके काउंटर में भी हो रही हैं, लेकिन इसी दिशा में काम होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन का काम होना चाहिए। एक ह्यूमन पुरुष के बनाने की जरूरत है, जो कास्टलेस होने की प्रक्रिया, या जेंडरलेस, मीन्स जेंडरलेस नहीं कहेंगे उसको, जेंडरलेस ही कहेंगे क्योंकि जेंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो जेंडरलेस होने की प्रक्रिया भी बड़ा स्लो मोशन में। जेंडर जस्ट कह सकते हैं संजीव भाई, सॉरी। जी बिल्कुल। हाँ, जेंडर जस्ट कहेंगे तो वो फिर वो बड़ा डिबेट है, उसमें अलग हो जाएगा मामला। फिर बायोलॉजिकल सेक्स और फिर और जेंडर तो जेंडर ही है, जेंडर कंस्ट्रक्टेड ही है ना। सोशियोलॉजिकली जब तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं करें जेंडर होगा ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने कुछ सुविधा के लिए कर ली है ना कुछ, चूंकि हिंदी में और हम लोग की अपनी भाषा में इस पर काम, मतलब व्यक्ति के शब्द नहीं है तो काम चला, तो इसलिए जेंडर जस्ट चल जाता है, तो जेंडर जस्ट कह लेते हैं। जी संजीव जी धन्यवाद। मैं अपनी बात अभी कर लेती हूँ। मुझे जिन पुरुषों को कभी मॉडरेटर बन के लास्ट में कंक्लूजन देने का जिनकी मेरी आकांक्षा थी, आप लोग उतने मर्दवादी पुरुष नहीं हैं, तो ऐसी कोई आकांक्षा मेरी नहीं है। तो अभिमन्यु जी, आप अपनी बात 2 मिनट में बोलने के बाद मैं चाहूंगी कि प्रत्युष जी और ताराशंकर जी और अजय जी सिर्फ 20-25 सेकंड में कोई एंडिंग बात करें, और 30 सेकंड मैं लूंगी। और उससे पहले ही मैं ये निवेदन कर देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के लिए, संजीव जी से भी मैं, स्त्री काल से भी मैं पूछ रही हूँ कि जनरली हम लोग उस बात तक आए हैं जिसकी फिर भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे कम से कम थोड़ी समझ बची हुई है, वहां तक बातें बहुत ईमानदारी से हुई तो मिट्टी खुद गई है। तो मैं चाहूंगी कि इसके पार्ट 2 में हम थोड़ा गहरे उतर लें। अगर यही सारे वक्ता दोबारा जुड़ने के लिए तैयार होते हैं तो इसका एक पार्ट 2 भी किया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, अगर आप लोग सहयोग देंगे तो। जी अभिमन्यु। बिल्कुल। और जाति को जोड़ के करिए हमेशा। हाँ, जाति थोड़ा सा जाति से मुक्त, और पैनल की जाति की पहचान करवाइए, वो बहुत जरूरी होता है बात करते वक्त। जी पार्ट 2 भी हम करेंगे। जी अभिमन्यु जी। जी सहमत हूँ संजीव भाई मैं आपकी बात से। ये जो जातिगत पहचान की बात है, ये एक अलग ही प्रिविलेज देता है। मैं आपकी बात सुनता रहा हूँ लगातार, आज भी सुन रहा था, तो मैं आपकी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से मेरी सहमति है कि जो जाति को लेकर के हम लोग इतने हल्के फुल्के तरीके में कह देते हैं, अरे हम लोग तो प्रोग्रेसिव हैं, जाति पे बात करना नहीं चाहिए, जाति पे बात करने का मतलब है कि आप जाति व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रहता हूँ। मेरा यह कहना है कि अगर आपको जाति की समझदारी है और अवेयरनेस है और एक कॉन्शियसनेस आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक
बेहतर इन प्रोसेस से प्रक्रिया है, जिसमें कि आप उस चीजों में जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपने जाति प्रिविलेज के साथ उस चीजों को ला रहे हैं, तो उस पर आप एक क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान। मैं उस पर आपसे सहमत हूँ। मैं दो छोटी छोटी चीजें ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक तो जब ये हमारा विषय है ब्राह्मणवादी पुरुष सत्ता, सीढ़ियां और बेड़ियां, तो पुरुष होना हमारा प्रिविलेज है। अभी तक के सभी लोगों की मैंने जो बात सुनी और उसमें मेरी सहमति, और मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि जो हम पैदा हुए एज ए पुरुष, एज ए मर्द हमने जो पैदा लिया, तो हमें भी उस चीज का एक खास प्रिविलेज है। दूसरी बात इसमें एक यह है कि जो हम महिलाओं को कितनी छूट देते हैं। कई लोग जो प्रोग्रेसिव तथाकथित, एक यह भी मामला है, आप लोग ध्यान दें कि बहुत सारे लोग अपने आप को जो है बहुत ही अधिक स्त्रीवादी प्रोजेक्ट करते हैं। वह यह बताते हैं कि हमने अपनी स्त्रियों को इतनी छूट दी है कि वो बाहर जा सकती हैं, हमने अपनी स्त्रियों को काम करने की छूट दी है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जुमले हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। लोग जो ये बताते हैं कि वो कितने प्रोग्रेसिव तथाकथित रूप से हैं और वो इस प्रकार की छूट दे रहे हैं जिससे कि वो एक प्रगतिशील मर्द की छवि अपनी वो गढ़ते हैं समाज में, और हम लोगों के सामने एक भ्रम की स्थिति भी कायम करते हैं। इससे भी हमें सतर्क और सचेत होने की जरूरत है। और एक तीसरी बात मेरी जो समझ में कि मैं अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं न्यूज चैनलों के साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ भी मतलब किसी भी मीडिया संस्थान में देख ले, मैंने कई मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, तो एक चीज मुझे जो खास करके मतलब मेरे जहन में अभी भी अटकी हुई है कि अभी तक मैंने कुल 4 महिला बॉसेस के साथ काम किया है। जो मेरी सुपीरियर्स रही हैं, जो मेरी बॉस रही हैं, 4 महिलाएं रही हैं। उनमें एक के साथ मेरे अनुभव अच्छे नहीं थे, बाकी 3 महिला बॉसेस के साथ मेरे बहुत ही बेहतरीन रिश्ते रहे। अभी भी उनके साथ मेरी बातचीत होती है, भले वो अलग अलग चैनलों में हो, मेरी बातचीत होती है। और उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि मैं जिस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, या फिर महिलाओं को लेकर के मैं जिस प्रकार से अपनी बात रखता हूँ या सोच रखता हूँ, या जिस प्रकार से मेरा व्यवहार होता है उनके प्रति न्यूज रूम के भीतर, न्यूज रूम के अंदर की बात कह रहा हूँ। उसमें एक चीज जो मुझे देखने में आया है कि जो हमारे कलीग लोग होते हैं, उनको महिला बॉसेस के ऑर्डर लेने में, उनके साथ काम करने में एक अलग ही उनका एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि कोई महिला साथी कोई हमारी बॉस है, और जाहिर सी बात है जब आप एक कामकाजी दौर में आप रहते हैं तो कुछ चीजें आपके ध्यान से मिस हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। इसके लिए महिला होना कोई एक विक्टिमाइजेशन का पॉइंट नहीं होता है। पुरुष लोग भी हमारे बॉसेस होते हैं, उनसे भी चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन हमारे आसपास के पुरुष साथी लोग, जो उनके सबऑर्डिनेट्स जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, मैंने वो चीज नोटिस की है। खास करके महिला बॉसेस के साथ उनका बहुत ही एक अलग रिएक्शनरी मामला रहता है। ये उन जगहों की बात है जो कि तमाम तरह के उच्च मीडिया संस्थान है, वहां के अंदर की ये सच्चाई है। तो मैं वहां पे हमेशा ये पेश में पड़ जाता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा अपनी स्थिति कायम रखी है कि अगर मेरी गलती ना भी हो और उसके बावजूद भी मेरी महिला बॉस मुझे डांट रही है या कुछ कह रही है, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। ये मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में अपने आप के अंदर ये बना रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके साथ तो सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और आपकी गलती हो ना हो, लेकिन आप तुरंत ही उसमें जाकर के जो है उनको रिएक्ट करके उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। मुझे जो लगता है कि एक पुरुषवादी जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, कि हम कैसे, हाउ वी कैन शट अप अदर्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल जेंडर, वी हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी टू शट देम अप इवन इफ दे आर नॉट रॉन्ग। हम चाहते हैं कि तुम मुंह बंद करो, हम बेहतर जानते हैं, तुमसे काम कर लो। तो मैं उस चीजों से थोड़ा बचता रहा हूं, और मैं ऐसे महिला बॉसेस के साथ भी मैंने मतलब अपने उस व्यवहार को बरकरार रखा है कि हाँ, ना गलती होने के बावजूद मैं उस चीजों के साथ रहूं। लेकिन ओवरऑल जो पूरा नजरिया है, जो बहुत सारे आपको चैनलों पे चेहरे चमकते हुए दिखते होंगे बतौर एंकर, पुरुष एंकर जो बड़ी बड़ी डींगे और बड़े बड़े ज्ञान के एकदम पुतले और मूर्ति बन करके दिखते हैं आपको, उनकी जो सच्चाई है महिलाओं को लेकर के, उनके प्रति जो उनकी संजीदगी और समझदारी है, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत ही मतलब दुख होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आज महिला दिवस है, तो ये बड़े बड़े एंकर जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन लेकर के आपको जो है मंत्रमुग्ध कर देंगे अपने डिबेट में, पैनल डिबेट में। ऐसा लगेगा कि मतलब आज जो है वो पूरी तरह से अपने मर्दवादी सोच और उस छवि से बाहर निकल गए हैं और पूरा जीवन महिलाओं के प्रति समर्पित कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक क्षणिक है, और वो भी वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मर्द है, वो प्रिविलेज है, तो वह प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हुए वो उस बात को भी, क्रेडिट जो है उस चीज का, वो भी अपने ही पास रखना चाहते हैं। मतलब महिलाओं को क्रेडिट भी नहीं देना है, महिलाओं को फ्री होने के लिए भी जो आप अपने आप को तथाकथित रूप से प्रोग्रेसिव बता रहे हैं, उसका भी क्रेडिट आप पुरुष होने के नाते खुद ले रहे हैं कि चूंकि हम एक अच्छे पुरुष हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक हमारी साथी ने शुरू में लिखा था कि इस महिला दिवस पे जो ये चर्चा हो रही है, इसमें सारे पुरुष साथी ही चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उस पर आखिरी बात रख करके अपनी बात खत्म करूंगा कि
पुरुषों को लेकर के चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम पुरुष लोग ही हैं जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, और हमें बहुत दिक्कत होती है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि जो आधी आबादी वो महिलाओं की है और उनकी भी सुनी जाए। जहां तक बात आज महिला दिवस को सेलिब्रेट करने को लेकर के, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेरी जो पैदाइश है वो मेरा चॉइस नहीं था, मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, ये मेरा प्रिविलेज है। लेकिन इस प्रिविलेज के बावजूद मेरी कोशिश हमेशा रहती है और मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा जो जेंडर जस्ट शब्द का इस्तेमाल अभी कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे, तो मैं वहां पे खड़ा रहूं, और डिसीजन मेकिंग जो पावर होगा, मैं उसमें जो महिलाओं का डिसीजन होगा वो जो भी हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, अब उस डिसीजन को लेने के बाद जो चैलेंजेस आएंगे उसमें लड़ने में मैं साथ दूंगा। बस मैंने अपनी लाइनें यहाँ पे खींच रखी। बस मेरी इतनी सी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों। धन्यवाद अभिमन्यु जी। मैं माफी चाहूंगी प्रत्युष जी, अजय जी और अरुण जी और ताराशंकर जी आपसे कि मैंने कहा था हम 30-30 सेकंड में क्लोजिंग टिप्पणी लेंगे, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वो प्री प्लान्ड है, तो अगर हमने 2 मिनट में अगला कार्यक्रम शुरू नहीं किया तो वो खत्म हो जाता है, फिर वो लाइव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें इसे यहीं पे वाइंड अप करना होगा। और मैं वैसे भी अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं कंक्लूडिंग कोई बात नहीं करने वाली थी, क्योंकि हमें पार्ट 2 इसका करना है, क्योंकि इसका इनका बंद कीजिए प्लीज, क्योंकि हमें इसका पार्ट 2 करने का बिल्कुल मन है। लोग कहते हैं कि परिचय से प्रेम बढ़ता है, तो मैं चाहूंगी कि अभी तो जस्ट परिचय हुआ है, प्रेम बढ़ेगा अभी आपस में, ऑडियंस सुनने वाले और बोलने। प्रेम का एक ही अर्थ होता है, सुनने वाले कान, सहृदय कान मेरे हिसाब से। तो वो अभी जस्ट पैदा हुए हैं आज कान, अभी सुनना शुरू हुआ है, तो हम थोड़ा सा एक डीप डुबकी और लगाना चाहेंगे। अभिमन्यु जी ने जो बात कही उससे मेरे को ये बात याद आई थी, जब तपेन जी बोल रहे थे, ताराशंकर जी 6 पैक वाली बात, तो मेरे मन में आ रहा था कि हम स्त्रियों को अपने दिमाग के 6 पैक बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमसे परफेक्शन को एक भी कमी की नहीं कि आदमी प्रोफेशनल लाइफ में हमें आउट कर दिया जाता है। तो वो बात भी उन्होंने की। ऐसी कई सारी चीजें हमारी रह गई हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि यही वाला पैनल दोबारा आए और ऑडियंस ये वाली भी रिपीट जरूर हो, नई भी जुड़ेगी जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभावरी जी के से माफी सहित कि जो उनके हमने 1-8 मिनट लेट करा दिया है। तो फिर हम अगले पार्ट 2 में मिलेंगे। नमस्कार सबको। वेतन की तरफ से नमस्कार। हम उम्मीद है कि समानता की तरफ एक कदम तो हमारा बढ़ा ही होगा इस कार्यक्रम से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।